everyone, this is CACS Tejal Kataria with lots of energy. Let me start with today's session that is the Foreign Exchange Management Act 1999. आज हम लोग इस एक्ट को रिवाइज करेंगे। वैसे तो सारे स्टूडेंट्स इस वक्त सीए इंटर का प्रिपरेशन कर रहे हैं जो मे अटेम्प्ट है उसके लिए। इसके लिए आपको ये बात समझनी होगी कि आप जितना स्पीड में रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा कवर कर पाओगे। सारे इंडिया में बच्चे इस वक्त प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोग जितना कवर कर सकते हो उतना कवर करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट कवर करने के लिए आपके पास होना चाहिए स्पीड। अगर आप अकेले में रिवाइज करते हो तो बहुत स्लो स्पीड से करोगे, लेकिन अगर मेरे साथ कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा तो स्पीड ज्यादा होगा। एंड उसमें भी आई ट्राई कि मेरा थोड़ा सा स्पीड हमेशा ज्यादा रहे, सो दैट एक तो आपका कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर कर सको आप। दूसरी बात, आपका कंसंट्रेशन लेवल भी इतना हाई हो जाता है कि आप लोग आप लोग मेरे साथ साथ स्पीड अप कर लेते हो, मतलब स्पीड से मैच कर लेते हो। अगर कोशिश करना अगर हो सके तो आप 2x स्पीड पर भी बाद में जब भी सेकंड टाइम देखो, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फर्स्ट टाइम में, बट हाँ सेकंड टाइम जब भी देखो दैट टाइम आप आपका जो स्पीड है वो 2x कर लेना। फर्स्ट इस पे ही हुआ तो वेल एंड गुड। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरी आदत होगी तो वो लोग तो 2x पे देख लेंगे, लेकिन जो लोग शायद पहली बार देख रहे हैं या इतना यूज टू नहीं थे तो वो लोगों के लिए शायद ट्राई करना कि सेकेंड टाइम से तो एटलीस्ट यू वॉच ऑन 2x स्पीड, क्योंकि जितना स्पीड में करोगे उतना कवर कर पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी स्टार्ट विद द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसके लिए ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आई हैव हैंड रिटन नोट्स फॉर दिस। इसके जो भी ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, आप ले लेना। लेकिन सिर्फ हैंड रिटन नोट से फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसको जिस तरीके से मैंने लिखा है वो तभी समझ आएगा जब मैं रिवाइज करा रही हूँ या मेरे साथ साथ आप लोग उन सारे नोट्स को रिवाइज कर लो एटलीस्ट वंस। अगर एक बार मेरे साथ कर लिया तो आपको टेक्निक पता चल जाएगा कि किस तरीके से सारे नोट्स 9 पेज मैक्स 9 पेज में पूरा फेमा एक्ट कवर किया हुआ है। 9 पेज के ऊपर आपको देखने की जरूरत नहीं है, तो ये बात याद रखना। एंड पहले तो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देती हूँ। दैट इज नथिंग बट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो ये जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज मैनेजमेंट। बिकॉज वाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस वर्ड, बिकॉज इससे पहले जो एक्ट था दैट वाज फेरा, यू ऑलरेडी नो दिस, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था। अब ये जो रेगुलेशन था, ये थोड़ा सा वर्ड जो है वो थोड़ा सा व्हाट यू कैन से कंट्रोलिंग लगता है, अथॉरिटिव लगता है, इसीलिए एक तो पहली बात तो मैनेजमेंट शब्द से रिप्लेस किया। ये सिर्फ रीजन नहीं है, रीजन ये भी है कि जब भी कभी फेरा में क्राइम होता था या कुछ भी गड़बड़ होती थी तो ऐसा ही देखा जाता था कि भाई जिस भी बंदे ने कांड किया है वो बंदा पूरा कल्प्रिट पॉइंट का है। मेंस रिया एक शब्द आपको समझाया था, तो वो गिल्टी जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस के लिए है, ऐसा ही माना जाता था जब हम फेरा की बात करते थे। लेकिन जब बात आई फेमा की तो हमने थोड़ा सा उसे लिबरल कर दिया। हम लोग ऐसे नहीं देखते कि सामने वाले ने कांड किया है तो वो कल्प्रिट पॉइंट का ही है, मेंसरिया है या क्रिमिनल ही करता है, क्रिमिनल ऑफेंस ही है। ऐसा हमने सिविल रॉन्ग्स को भी हम लोगों ने मैनेजमेंट में इंक्लूड किया हुआ है। नॉट ओनली क्रिमिनल बट मतलब हम लोग क्रिमिनल पर ज्यादा फोकस नहीं करते, पहली बात तो जब हम बात करते हैं फेमा की। दूसरी बात, ये फेमा एक्ट आया था 1999 में, बिकॉज 1991 में जब लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, एलपीजी पॉलिसीज जब आई थी दैट टाइम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, बिकॉज हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम था 1991 में। सो इसीलिए हम लोगों ने एलपीजी पॉलिसी लाई थी। एंड उस सारे चीजों में ऑब्वियसली बात है, अगर एलपीजी पॉलिसी आई है इसका मतलब जो हमारा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, मतलब इंडिया से रुपीस बाहर जाएगा, बाहर की फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज इंडिया में आएंगी, तो उनका जो एक व्हाट यू कैन से उनको जो मैनेजमेंट करने के लिए कोई ना कोई एक्ट होना जरूरी था। इसीलिए ये एक्ट आया था 1999 में। 1991 में जो एलपीजी पॉलिसी हुई थी उसकी वजह से, सो दैट वी कैन मैनेज द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्योंकि हमें अगर बाहर जाना है स्टडी के लिए, वेकेशंस के लिए, वोकेशन के लिए, मे बी मेडिकल एक्सपेंस के लिए या किसी और स्पेशल लोगों के मेडिकल एक्सपेंस के लिए और वॉट एवर, तो बहुत सारे रीजन की वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। आज हम लोग काफी कंट्रीज में इंडियन रुपीस इस्तेमाल कर रहे हैं और शायद मोदी जी और भी कंट्रीज में ऐसा रुपी को वो एज अ टेंडर या एज अ करेंसी इस्तेमाल करने की परमिशन, मतलब या व्हाट यू कैन से ट्रीटी साइन कर रहे हैं। बट हाँ, बहुत सारी जगह पे हम लोगों को आज भी इंडियन रुपीस नहीं अलाउड है। हम अगर यूएसए जाते हैं तो वी नीड यूएस डॉलर ओनली। तो इसीलिए ये एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999।
तो ये जो एक्ट है सबसे पहले तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो आपको प्रीएम्बल दैट इज सेक्शन 1 में दिखता है, दैट इज फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट, एंड दूसरा प्रमोट डेवलप मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज मैनेज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ये 24/7 चलता है, बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे कंपनीज ऑल्सो कॉर्पोरेट, नॉट ओनली इंडिविजुअल बट बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ऑल्सो अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सिर्फ यूएस डॉलर्स में खेल के लॉट ऑफ मतलब करोर्स ऑफ रुपीज वो कमाते हैं। तो यस, उनको ऑब्वियसली बात है, उनको डेवलपमेंट, उनका जो भी प्रमोशन करना या जो भी लोग फॉरेन करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट भी करें, इसीलिए ये सारा एक्ट की ये पूरे एक्ट की जरूरत है। मैक्स टू मैक्स आपको 49 सेक्शंस ही है इस एक्ट के। आपके सिलेबस में मैक्स टू मैक्स सिर्फ 6 है। ओवरऑल भले ही 49 हो, आपको पूरा नहीं है। सीए इंटर में सीए फाइनल हुआ करता था तब फिर भी होते थे बहुत सारे सेक्शंस, बट आपको इतने सारे सेक्शंस नहीं डाले हैं। फेरा में तो फिर भी 81 थे, अब 49 कर दिए हैं फेमा में, उसमें से भी आपको गिने चुने 6-7 ही सेक्शंस दिए हुए। एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटेंट कितना है? होल ऑफ इंडिया, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली बात है, ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया ना, सो इसीलिए होल ऑफ इंडिया। बट इसमें जानने वाली बात ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि होल ऑफ इंडिया के साथ और एक जगह पे ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, और वो कौन सी जगह है? ब्रांचेस, ऑफिस, एजेंसीज आउटसाइड इंडिया। मतलब इंडिया का एक्ट है लेकिन आउटसाइड इंडिया भी एप्लीकेबल होगा। कहां पर? ब्रांचेस को, उन सारे ब्रांचेस, उन सारे ऑफिसेस, उन सारे एजेंसीज को जो आउटसाइड इंडिया है लेकिन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। अब सबसे बड़ा जो आप सबको पता है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है वो है पीआरआई मतलब क्या होता है, पीआरओआई का मतलब क्या होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, कमेंसमेंट आपका 1 जून 2000 का था। जो डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 2 के, हम लोग वो स्टार्ट कर रहे हैं, एंड उसमें भी आई एम स्टार्टिंग विद द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो ये जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, आपके नोट्स में या आप मॉड्यूल भी फॉलो कर सकते हो, मैंने ये नोट्स बनाए, आपको मॉड्यूल से फॉलो करना है, आप मॉड्यूल से फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड्यूल से भी मैं दिखा देती हूँ। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पहले तो आपको पर्सन की डेफिनेशन दी है। पर्सन मतलब कौन? कोई भी इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, एजेपी, एजेंसी, व्हाटएवर, ये सब लोग आएंगे आपके पर्सन के डेफिनेशन में। बट उसमें से पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कब माना जाएगा? अकॉर्डिंग टू फेमा। इनकम टैक्स एक्ट में अलग चीजें बताई है, यहाँ पर अलग बताया है, दोनों को क्लब मत करना। इनकम टैक्स एक्ट कुछ और बोल रहा है, कोई और एक्ट कुछ और बोलेगा, लेकिन फेमा के अकॉर्डिंगली कोई भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कब माना जाता है? when that person stays in India, when that person resides in India, or I would say not say resides in India for more than 182 days। तो क्या लिखा हुआ है? residing, not staying, residing in India। residing शब्द का मतलब होता है, ऐसा माना जाता है कि यार ये ज्यादा टाइम के लिए इंडिया में रहने के लिए आया है, या मतलब उसका एक उसको इंडिया में ही काम है और वो इंडिया में ही रहेगा, ऐसा अजम्पशन के साथ हम लोग मान सकते हैं, इसलिए रिसाइडिंग शब्द है, ना कि स्टे। सो पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। अब ये ध्यान रखना, मोर देन 182 डेज लिखा हुआ है, 183 डेज होना चाहिए। मतलब आप अगर कोई बंदा है जो 182 डेज के लिए इंडिया में रिसाइड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। हमें वो बंदा देखना है जो मोर देन 182 डेज, मतलब 183, 184 ऐसे नंबर ऑफ डेज के लिए, उससे ज्यादा नंबर ऑफ डेज के लिए इंडिया में है। सो मोर देन 182 डेज आपको समझना है पहली बात तो। सो मोर देन 182 डेज जो इंडिया में है, सो अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये ध्यान रखना, करंट ईयर पर हम लोगों को फोकस नहीं करना। अगर हम लोग को करंट ईयर का स्टेटस देखना है उस बंदे का कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है उसका, तो आपको पिछले साल में देखना है कि वो 182 डेज से ज्यादा के लिए रहा है या नहीं रहा है। सो रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग preceding financial year, but it does not include जो exceptions है, ये exception आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बट ये डज नॉट इंक्लूड कौन लोग हैं? देखो सिंपल सी बात है, रट्टा मत मारना, रट्टा मारोगे तो होगी दिक्कत। जितना याद मतलब कॉन्सेप्चुअली समझोगे आपको याद हो जाएगा, तो रट्टा मत मारना। क्या होता है देखो, एक तो पहला कंडीशन उन्होंने क्या लिखा कि मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इंडिया में होना चाहिए, दैट्स ओके। बट इट डज नॉट इंक्लूड, किनको आप इंक्लूड नहीं करोगे? अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया और हु स्टेज आउटसाइड इंडिया।
person who has gone out of India और person who has stays outside India in either of the case, इन तीनों केसेस में से कोई भी केसेस से कोई भी रीजन की वजह से कोई बंदा इंडिया से बाहर गया है। कौन से तीन वजह है? पहला एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, दूसरा बिजनेस और वोकेशन लिखा है, प्लीज फोकस, वोकेशन शब्द है ना कि वेकेशन। हॉलीडे की बात नहीं कर रहे, वोकेशन की बात कर रहे हैं, सो बिजनेस और वोकेशन। एंड तीसरा फॉर एनी अदर पर्पस इन सर्कमस्टेंसेस एज वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टन पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, अनसर्टन पीरियड के लिए, सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। अ पर्सन who has gone outside India or who stays outside India नीचे दिए हुए तीन रीजन की वजह से, पहला एम्प्लॉयमेंट, दूसरा बिजनेस और वोकेशन, एंड तीसरा और एनी अदर पर्पस बट पीरियड जो है वो अनसर्टन है। अगर सर्टन हो गया तो बात अलग हो जाएगी। यहाँ पर क्या लिखा है? फॉर एनी अदर पर्पस इंटेंडिंग टू स्टे आउटसाइड इंडिया, इंटेंडिंग टू रिसाइड आउटसाइड इंडिया फॉर सर्टन पीरियड। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये वाला जो बंदा होगा, ये बंदा इंक्लूड नहीं करना है पीआरआई के डेफिनेशन में, मतलब ये पीआरओआई हो गया, करेक्ट है। एंड दूसरा, अ पर्सन हु हैज कम टू इंडिया, जो बाहर से इंडिया में आया है, स्टेज इन इंडिया ईदर ऑफ द केस अदरवाइज देन एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड अनसर्टन पीरियड का अगेन सेम। सो इसका मतलब अगर ये रीजन की वजह से बाहर से कोई इंडिया में आया है तो वो पीआरआई हो गया। अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजन शायद हो सकता है, लेट मी क्लैरिफाई एवरीथिंग। पहली बात, सीधा सा हिसाब समझो, जो बंदा इंडिया के साथ इंडिया को छोड़ के गया है हम भी उसको छोड़ देंगे, जो इंडिया में छोड़ के सब कुछ छोड़कर इंडिया में आए हैं हम भी उसको पकड़ लेंगे। सीधी सी बात। अभी छोड़ के गया है का मतलब क्या? देखो, जो बंदा एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, जो बंदा बिजनेस के लिए बाहर जा रहा है, अनसर्टन पीरियड के लिए बाहर जा रहा है, उसने तो इंडिया को छोड़ दिया ना, तो इंडिया क्यों उसको पीआरआई बना कर रखे? ऐसा याद करोगे तो याद हो जाएगा। तो वो बंदा छोड़ के गया इंडिया को तो हम उसको पीआरओआई बना दिया हमने उसको। लेकिन कोई बंदा इंडिया में आया है और वो भी इन्हीं वजह से आया है, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए आता है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बंदा आता है, या अनसर्टन पीरियड के लिए, मतलब उसका इंटेंशन होगा इंडिया में रहने का, उसका बिजनेस उसने सेटअप किया है अगर इंडिया में, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो इंडिया में, मतलब इंडिया में कुछ करने के लिए आया है, तो हम भी तो उसको पकड़ेंगे, तो इसीलिए हम उसको पीआरआई बोलते हैं। ऐसा करके अगर आपको समझ, मतलब आप ट्राई करना कि ऐसा करके आपको कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी रहे, क्योंकि रट्टा मारोगे कि पहले दिए हुए पीआरओआई फिर नीचे दिया हुआ पीआरआई, तो फिर दिक्कत होगी। ओके, सो अंडरस्टैंड, लेट मी रिवाइज अगेन। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे, सो फोकस 100% से भी ज्यादा होना चाहिए। ओके, सो सबसे पहली बात, जो भी बाहर से इंडिया में आया है, इंडिया में आया है कौन से वजह से? एम्प्लॉयमेंट, वोकेशन, अनसर्टन पीरियड के लिए, कोई भी पर्पज हो लेकिन अनसर्टन पीरियड के लिए आया है, तो हम उसको पीआरआई बना देंगे। कोई भी इंडिया से बाहर जा रहा है इन तीन वजहों की वजह से, मतलब इन तीन रीजन की वजह से, अगर कोई इंडिया से बाहर जाता है तो हम उसको पीआरओआई बना देंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया को छोड़ दिया। इसके अलावा अगर सपोज मान लो, लेट मी फोकस ऑन पॉइंट नंबर ए फर्स्ट। अगर से जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई वेकेशन के लिए बाहर जाता है या कोई एजुकेशनल पर्पस के लिए बाहर जा रहा है, ठीक है, अभी ये जो पर्पसेस है, अब इसमें ये देखो, अगर एनी अदर पर्पस में तो वो आ जाएगा, एनी अदर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा बोला गया क्वेश्चन में कि वो एजुकेशन पर्पस के लिए बाहर जाता है लेकिन पीरियड सर्टन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 साल में वो इंडिया में वापस आएगा, दैट मीन्स अगर एनी अदर पर्पस बट फॉर अ सर्टन पीरियड, तो फिर हम उसको, अगर सर्टन पीरियड शब्द आ गया तो हम उसको पीआरआई बनाएंगे। सो लेट मी जस्ट डू लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन सो दैट यू अंडरस्टैंड कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि आपको ये देखना है प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा के लिए इंडिया में कोई ना कोई रहने वाला होना चाहिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि पर्पस क्या होंगे। अगर ये तीन पर्पसेस की वजह से अगर इंडिया से बाहर गया है कोई बंदा तो उसको आप लोग पीआरओआई बना दोगे। एंड अगर इंडिया में अगर इन तीन रीजन की वजह से नहीं गया है, कोई और ही रीजन है, या जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई वेकेशन के लिए गए हो लेकिन सर्टन पीरियड के लिए गए हो, तो आप पीआरआई माने जाओगे। सो पहली सिचुएशन, जब भी कभी आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा कि आपको डिसाइड करना है कि वो पीआरआई है या पीआरओआई है, सो फर्स्ट अंडरस्टैंड, आपने ये समझना है कि पहले हमेशा सब ये बोलते हैं कि आप ये देखो 182 डेज वाला क्राइटेरिया, बट आई ऑलवेज से पहले ये देखो कि तीन कंडीशंस में से कुछ है या नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी बंदा एम्प्लॉयमेंट हो या फिर बिजनेस के लिए हो या फिर अनसर्टन पीरियड के लिए हो, अगर इंडिया से बाहर गया है, तो जिस सिचुएशन में जिस टाइम पर वो इंडिया से बाहर गया है, वी कंसिडर हिम पीआरओआई, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि लास्ट ईयर में वो 182 डेज के लिए इंडिया में था या नहीं था।
ओके, सो वन बाय वन। सबसे पहले ये आपको समझना है, कोई भी बंदा प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा के लिए था तो हम उसको पीआरआई मानेंगे। अगर एग्जैक्ट 182 डेज था तो एग्जैक्ट अगर 182 डेज होता तो हम उसको पीआरओआई ही मानते, पीआरआई नहीं मानते। ओके, पहले तो, उसके बाद 182 डेज क्लियरिटी। अब उसके बाद तीसरा ये देखो कि ये देखना है कि बाबा पर्पस क्या है। हमेशा ये, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि पहले ये देख लो पर्पस क्या है। अगर ऐसा है एम्प्लॉयमेंट है, पहले तो हम बात कर रहे हैं जो इंडिया छोड़ के जा रहा है उसकी, अंदर इंडिया में आने वालों की बाद में बात, पहले इंडिया से जो बाहर जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट है या बिजनेस है या फिर कोई अनसर्टन पीरियड है, इंडिया से बाहर चला गया, भले ही यहाँ पर वो मे बी 184 डेज के लिए था इन द प्रीवियस ईयर, फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। करंट ईयर में जिस भी सेकंड वो चला गया हम उसको पीआरओआई ही मानेंगे। बट ये ध्यान रखना उस टाइम के आगे से आप उसको पीआरओआई मानोगे जब से वो गया है। सपोज फॉर एग्जांपल इन द फाइनेंशियल ईयर, अगर मैं ये फाइनेंशियल ईयर बात करती हूँ 23-24 है, ओके, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में प्रीसीडिंग ईयर जो 22-23 था उसमें तो वो 184 डेज के लिए था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 23-24 के सपोज मान लो 1 जुलाई को वो छोड़ के चला गया इंडिया, तो अगर 1 जुलाई को गया तो 1 जुलाई के आगे आप उसको पीआरओआई कंपल्सरी मानोगे, भले ही वो 182 डेज से ज्यादा के लिए इंडिया में था, बट प्रोवाइडेड वो 3 वजह से बाहर जाना चाहिए। कौन सी 3? एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद बिजनेस, एंड तीसरा कौन सा बोला था आपको? अनसर्टन पीरियड। अगर अदर देन दैट अगर कोई भी रीजन से वो बाहर जाता है तो आप ये देखना उसके बाद कि क्या वे पिछले साल में वो 182 डेज से ज्यादा के लिए इंडिया में था या नहीं। अगर था और फिर भी अगर कोई अदर रीजन है तो हम उसको पीआरआई ही मानेंगे। मतलब अगर कोई एजुकेशनल पर्पज से इंडिया में चला जाता है, इंडिया से बाहर चला जाता है फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ओके, तो हम इसको पीआरआई तब मानेंगे, जब वो पिछले साल में 182 डेज से ज्यादा के लिए इंडिया में था। अगर है तो आप उसको पीआरआई बना देना। लेकिन अगर पिछले साल में सपोज मान लो सिर्फ 150 डेज के लिए इंडिया में था एंड इस साल वो एजुकेशनल पर्पज से बाहर चला जाता है तो वो वैसे भी पीआरआई नहीं माना जाएगा। बाय, बिकॉज लास्ट ईयर का कंडीशन आपको देखना पड़ेगा, 182 डेज का कंडीशन आपको देखना पड़ेगा। वो कंडीशन जो 182 डेज का है वो कब नहीं देखना पड़ता? जब आप ये 3 रीजन की वजह से इंडिया छोड़ के जाते हो। ये 3 है, बात खत्म, तुम पीआरओआई बन गए। जिस दिन तुमने छोड़ा उस दिन से तुम पीआरआई बन गए, उसके नेक्स्ट डे से एक्चुअली। तो अगर आप 1 जुलाई को छोड़ते हो तो 1 जुलाई को ये माना जाता है कि आप इंडिया में ही थे। आपने 1 जुलाई को छोड़ा तो 2 जुलाई से आप पीआरओआई बन जाओगे, उससे पहले तक आप पीआरआई रहोगे। और दूसरा, अगर कोई इंडिया में आता है बाहर से, तो अगर ये 3 वजह से आया है तो हम लोग ये मानेंगे कि ये बंदा जो है वो इंडिया में रहने के लिए आ रहा है और इंडिया में ही उसका इंटेंशन है इंडिया को ही आगे लेकर जाने का, या हम उसको अगर वो इंडिया को पकड़ के रख रहा है इन सारी वजहों से तो हम भी उसको पीआरआई ही मानेंगे। ये क्लैरिटी रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और इसी सीक्वेंस में आपको ये प्रोविजन लिखना है कंपलसरी। ये डेफिनेशन एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। क्या लिखोगे पीआरआई के लिए? अ पर्सन हु स्टेज इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days during preceding financial year but does not include a person who has gone outside India or who has stays outside India for the reason employment या फिर business vocation or uncertain any other purpose but uncertain period। and दूसरा क्या लिखा था उन्होंने बी पार्ट में? a person who has come to India or stays in India otherwise than these three reason अगर होगा तो फिर हम उसको सीधा पीआरओआई बना देंगे। अगर ये 3 वजह है तो पीआरआई बना दो। अगर ये 3 वजह नहीं है, कोई और वजह है, बाहर से इंडिया में कोई बंदा आ जाता है, जैसे साउथ अफ्रीका के जंगल से कोई इंडिया में आया एजुकेशन लेने, आईआईटी आईआईएम में एडमिशन ले लिया, 1 साल में 2 साल में, वो सर्टन पीरियड है, 2 साल में वो चला जाएगा, 2 साल में चला जाएगा तो बात खत्म हो गई, हम उसको पीआरओआई ही मानेंगे। आई होप सो यू अंडरस्टूड क्या एग्जैक्ट है पीआरआई एंड पीआरओआई। इसलिए यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिख के दे दिया, 10 बार लिखने की, 10 बार नहीं लिखा है मैंने ये पीआरआई पीआरओआई, एक ही बार लिख दिया 182 डेज। बट किसको इंक्लूड नहीं करना? पर्सन जो आउटसाइड इंडिया गया है इन 3 वजहों से, तो आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे। इसके अलावा जो इंडिया में आया है वो मैंने ब्लैक से लिखा है, अदरवाइज देन ये ऐड कर देना, अदरवाइज देन ये 3 वजहों से, तो आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे। इसके अलावा और कौन है जो पीआरआई के डेफिनेशन में आते हैं? एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, अगर इनकॉर्पोरेशन इंडिया का है तो वो इंडियन कंपनी मानी जाती है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, इसीलिए हम उसको पीआरआई मानेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एनी ऑफिस, एजेंसी, ब्रांच ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय पीआरओआई इन इंडिया और पीआरआई आउटसाइड इंडिया। मतलब क्या?
अगर कोई भी ऑफिस है, ब्रांच एजेंसी है जो इंडिया में है लेकिन बाहर वाला बंदा कंट्रोल करता है या उसको किसी तरीके से ओन करता है, कंट्रोल एंड है, ठीक है, कंट्रोल एंड मैनेज करता है, जो कि बाहर वाला बंदा है लेकिन इंडिया में सब कुछ है, तो फिर हम उसको पीआरआई मानेंगे फॉर ओनली 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 फॉर फेमा, ठीक है। लेकिन या फिर ऐसा सिचुएशन है कि हमने कोई बाहर कोई कंपनी ओन या मैनेज कर रहे हैं तो हम लोगों को भी पीआरआई ही माना जाएगा। और प्लस हमारे ऑफिस मतलब हम लोग को पीआरआई माना जाएगा नहीं, वो तो इस सिचुएशन के बेसिस पर डिसाइड होगा। लेकिन हाँ, अगर वो जो भी ऑफिस ब्रांच एजेंसी होगी उसको पीआरआई मानना है या नहीं, वो ये देखा जाएगा कि उसको ओन एंड कंट्रोल कौन करता है। आई होप सो अब नाउ आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी है कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन रजिस्टर होगा इंडिया में या फिर ऑफिस एजेंसी ब्रांच होगी जो ओन करता है बाहर लेकिन कंट्रोल इंडिया से है, या तो फिर इंडिया में है ओन कंट्रोल बट जो बंदा बैठा है वो बाहर का है। तो इस सिचुएशन में आपको पता चल जाएगा कि जो भी आपके ऑफिस एजेंसी ब्रांच है वो पीआरआई मानी जाएगी। उसके अलावा पीआरओआई मतलब क्या, जो पीआरआई नहीं है वो पीआरओआई है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। पीआरआई को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस इसके चैप्टर के नीचे भी दिए हैं, एक बार गो थ्रू करना इंपॉर्टेंट है, पीआरआई एंड पीआरओआई। अब बात करेंगे हम लोग जो बचे हुए थोड़े बहुत जो डेफिनेशन है, ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिटीजनशिप इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग वेदर दैट पर्सन इज पीआरआई और पीआरओआई। जो भी है वो रेसिडेंटशिप पे बेसिस पे हम लोग को डिसाइड करना है, सिटीजनशिप के बेसिस पर डिसाइड नहीं करते हैं। वरना फिर अगर सिटीजनशिप के बेसिस पर डिसाइड करेंगे तो फिर बहुत सारे और चीजें क्रिएट होंगी, तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं, हम रेसिडेंट के बेसिस पर डिसाइड करने वाले हैं। अब ध्यान से समझना, जैसे ऑफिस ब्रांच ओन कंट्रोल बोला है, ठीक है, बाय सपोज मान लो पीआरआई आउटसाइड इंडिया, जैसे विराट कोहली का कोई बाहर ब्रांड है, या इवन जैसे फॉर एग्जांपल पीआरओआई इन इंडिया, जैसे फॉर एग्जांपल प्रियंका चोपड़ा अगर आप देखते हो तो आधे से ज्यादा टाइम तो इंडिया से बाहर रहती है, तो वो हमारे लिए तो वैसे भी पीआरओआई है। तो वो अगर इंडिया में कुछ भी कंट्रोल करती है, मैनेज करती है कोई भी ब्रांच ऑफिस एजेंसी को, तो हम लोग को जो भी ब्रांच ऑफिस एजेंसी है भले ही वो बाहर से कर रही हो, लेकिन हम लोग उसके बावजूद भी उसको क्या मानेंगे, पीआरआई मानेंगे उस ऑफिस को। वो इंडियन सिटीजन है या नहीं फर्क नहीं पड़ता, रेसिडेंट तो वो बाहर की है आजकल, क्योंकि वो आधे से ज्यादा साल तो इंडिया का बाहर ही रहती है, तो इसकी वजह से हम ये मानते हैं कि सिटीजनशिप इज नॉट द क्राइटेरिया। हम ये देखेंगे कि रेसिडेंट कहाँ का है। उसके अलावा अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और छोटे मोटे डेफिनेशंस की, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि है अथोराइज पर्सन का। लेट मी स्टार्ट विद द अथोराइज पर्सन, बिकॉज एक बार मैंने करंट एंड कैपिटल में स्टार्ट कर दिया तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस है जो करंट कैपिटल पर आने ही है, ये कंफर्म है। सो प्लीज अंडरस्टैंड अलाइड लॉज इज समथिंग की जो आपको कम टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स देता है। जो आपका जो आरओआई होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है व्हेन इट कम्स टू अलाइड लॉज, ठीक है, लेकिन बच्चा इग्नोर करके क्यों जाता है, क्योंकि समझ नहीं आता इसलिए इग्नोर मार देता है। सो डोंट डू दैट, कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको समझ जाएगा। फेमा में से 2-3 क्वेश्चन है जो आते हैं। पहला तो आपको पीआरओआई पर एक क्वेश्चन आना ही है। दूसरा करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के जो शेड्यूल्स है उस पर आपको एक क्वेश्चन आना है, या तो एक हाथ कोई तो प्रोविजन पर आएगा उनमें से, या तो फिर पूरा शेड्यूल ही लिखने के लिए बोल देंगे। तो आपको बस उतना ही याद करना है, उतना ही समझना है और उतना ही लिखना है, सिंपल। ओके, उसके अलावा अगर कोई मिसलेनियस टॉपिक पे से गलती से आपका नसीब ही खराब है, बहुत बैड लक, एकदम ही बेकार है आपका, तो फिर आपको थोड़ा बहुत मिसलेनियस को आपको फोकस करना होगा। इसलिए मैंने एकदम क्या बोल सकते हो ना, 3 डेफिनेशन को आपके सामने रखा है, ठीक है। ये 3 डेफिनेशन है जो आपके सामने है इस वक्त एक्चुअल में। पहला तो है ऑथोराइज पर्सन। ऑथोराइज पर्सन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा डीलर या कोई भी ऐसा मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट या एनी अदर पर्सन जो अथोराइज है टू डील इन फॉरेक्स या फॉरेन सिक्योरिटीज। मतलब क्या, ये जो बंदे होते हैं, ऐसा किसी के भी पास जाकर आप ये नहीं बोल सकते भाई डॉलर दे, इंडियन रुपीज ले, मुझे बाहर जाना है। ऐसा कोई भी एक्सचेंज नहीं करता है इंडिया में इंडियन डॉलर्स, सॉरी आई मीन यूएस डॉलर्स, और मे बी जो भी जापानीज येन और यूरो पाउंड, ऐसे कोई भी बंदा एक्सचेंज नहीं करता है। उसके एक स्पेसिफिक लोग डिसाइडेड रहते हैं। एयरपोर्ट पे अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा एयरपोर्ट पर बहुत सारे मनी एक्सचेंज के ऑफिसेस होते हैं। मतलब आप चाहते हो तो वहां पर जाकर एक बार चाहिए तो इंक्वायरी कर लेना, ऐसे ही जाकर पूछने में क्या जाता है, ऐसा करके आप जाकर देख लेना, वहां पर आपको मनी चेंजेस मिलेंगे। तो सबसे पहले तो समझो कौन कौन लोग होते हैं। तो ऑथोराइज पर्सन में कौन लोग हैं, सबसे पहले तो ऑथोराइज डीलर आएंगे जो जिनको अथॉरिटी दी जाएगी, या फिर बैंकिंग यूनिट्स जो होते हैं, बैंकिंग कंपनीज सारे,
कोई भी बैंक के पास आप जाकर एक्सचेंज कर सकते हो, ऑफशोर बैंकिंग होता है, या फिर कोई भी बंदा जिसको ऑथोराइज किया है। ये ऑथोराइज यूजुअली आरबीआई देता है, लाइसेंस पर्सन होते हैं, इसके लिए आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, वो अगर आपको मिला तो आप लोगों के पास ये अथॉरिटी है टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन सिक्योरिटीज। अब बात करती हूँ मैं फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब तो जो भी करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज मीन्स एंड इंक्लूड्स, ऐसा डेफिनेशन है, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज मीन्स तो करेंसी है, करेंसी पैसे, तो हम सबको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज मतलब पैसा, करेंसी। एंड इंक्लूड्स व्हाट ऑल, एंड इंक्लूड्स जो भी डिपॉजिट्स है, क्रेडिट बैलेंस है आपका, जो भी फॉरेन करेंसी में पेएबल है। अभी आप इंडिया में हो लेकिन फॉरेन करेंसी में आपका बैलेंस है पेएबल, या फिर ऐसा ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये जो आप समझ देख रहे हो ड्राफ्ट, तो ठीक है आपको समझता होगा, जैसे बैंक में आपने कभी ड्राफ्ट ड्रॉ किया होगा तो आपको समझेगा। ट्रैवलर्स चेक होता है या लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। ट्रैवलर्स चेक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, अभी कोई एग्जिस्टेंस में नहीं है। लेटर ऑफ क्रेडिट, अगर आपको नीरव मोदी स्कैम पता होगा तो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत अच्छे से पता होगा कि जो आप जब भी आप कभी बाहर वाले बंदे से, जैसे मैंने कोई सिंगापुर वाले बंदे से एक्सपोर्ट के लिए मैंने डील किया हुआ है, तो अभी मुझे ये गारंटी नहीं कि वो मुझे पैसा देगा अगर मैंने गुड्स भेज दिए तो, या फिर मुझे ये भी गारंटी, उसको ये गारंटी नहीं है कि अगर वो पैसा भेज देता है तो मैं गुड्स को एक्सपोर्ट करूंगी। इसीलिए इसीलिए बीच में जो मेन बैंकिंग यूनिट्स होते हैं, बैंकिंग चैनल्स होते हैं, या ऐसे लोग होते हैं जो आपकी एक गारंटी देते हैं कि भाई ये बंदा गुड्स भेजेगा, ये बंदा पैसा दे देगा। तो इसलिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो आपको आता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेएबल इन फॉरेन करेंसी, मतलब क्या, आपने ड्रॉ तो इंडिया में किया हुआ है लेकिन पेएबल इन फॉरेन करेंसी होगा। या तो फिर और ड्रॉन बाय अ पर्सन आउटसाइड इंडिया, तो फिर वो क्या होगा, आपका ड्रॉन इन फॉरेन करेंसी होगा बट पेएबल इन इंडियन करेंसी होगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज होगा। जहां पर भी क्रॉस बॉर्डर चीजें हो गई, करेंसीज चेंज हो गए, मतलब करेंसीज के रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो गए, तो वो आपका फॉरेन एक्सचेंज है। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या याद करोगे, देखो पहले तो ऑथोराइज डीलर को याद करो। ऑथोराइज डीलर, ऑथोराइज एजेंट पर्सन मतलब कौन, ऑथोराइज डीलर, मनी मनी एक्सचेंजर, दूसरा बैंकिंग यूनिट्स, और एनी अदर पर्सन जिसको डील करने की अथॉरिटी। किस में डील करेगा, फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन सिक्योरिटी। फॉरेन सिक्योरिटी बाद में देखेंगे, पहले फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मीन्स करेंसी एंड इंक्लूड्स व्हाट, इंक्लूड्स पहले तो आपका जो भी क्रेडिट बैलेंस है जो आपको फॉरेन करेंसी में पेएबल है। इसके अलावा जो भी ड्राफ्ट होता है या ट्रैवलर्स चेक होता है, ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक या लेटर ऑफ क्रेडिट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये चार चीजें या तो इंडिया में ड्रॉ हुई है पेएबल इन फॉरेन करेंसी, या तो बाहर वाले बंदे ने ड्रॉ करी है पेएबल इन इंडियन करेंसी। इन सिचुएशन में आप बोलोगे कि वो फॉरेन एक्सचेंज है। और दूसरा मैंने समझाया आपको, टू डील इन द फॉरेन सिक्योरिटी, ये आने की वजह समझो। जब आपको पता होगा कि टाटा एंड डोकोमो, टाटा डोकोमो करके एक पुराना एक क्या बोल सकते हो आप, एक डोकोमो का सिम कार्ड आता था। तो वो जो डोकोमो है वो दैट इज अ जापानीज कंपनी एंड टाटा इज इंडियन कंपनी। तो अगर डोकोमो को इंडिया में बिजनेस करना था तो टाटा के साथ मतलब मिलकर ही आपको कंपलसरी है, इंडिया में रूल है कि आपको स्ट्रेटेजिक अलायंस करना है तो आपको इंडिया के कोई पार्टनर चाहिए होता है, तो इसीलिए इंडिया के बंदे लोग चाहिए होते हैं, तो उन्होंने टाटा डोकोमो ऐसा लिया था। तो जब टाटा डोकोमो की बात आई थी तो जो इक्विटी शेयर्स इशू करे गए थे, अभी ये डील हुआ था टाटा के साथ कि अगर कभी भी जो भी कंपनी है डोकोमो वो इंडिया से बाहर जाएगी, तब जो इक्विटी शेयर्स होंगे वो टाटा बाय कर लेगा। तो इसीलिए अब वो जो सिक्योरिटी है, अब जब आप बाय करोगे दैट मीन्स आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने बाहर वाली कंट्रीज के साथ आप लोगों ने जो सिक्योरिटीज है उनमें डील किया है, मतलब बाहर वाली कंट्रीज से आप लोग जो भी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स, वो बाय कर रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन कि वो चीजें फॉरेन एक्सचेंज के कोई भी फॉरेन एक्सचेंज वाले वर्ड में इंक्लूड ही नहीं था। फॉरेन एक्सचेंज वाले वर्ड में कहीं पर भी इक्विटी शेयर है ही नहीं, तो इसीलिए आया था फॉरेन सिक्योरिटीज। तो फॉरेन सिक्योरिटीज मतलब क्या, कि कोई भी शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, डेट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस किया जाएगा एंड जो रिडम्पशन होगा उसका वो इंडियन करेंसी में होगा, और वाइस वर्सा। ये जो ब्रैकेट मैंने डाला हुआ है, ये ब्रैकेट बस आपको रिवर्स करना है, एक्सप्रेस इन इंडियन करेंसी एंड पेएबल इन फॉरेन करेंसी। तो आपको बस रिवर्स करने हैं शब्दों को, आपको आंसर मिल जाएगा। तो दैट इज नथिंग बट व्हाट, फॉरेन सिक्योरिटी। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड, तीनों डेफिनेशन बहुत डिटेल में मैंने कवर करवा दिया। अब अगली जो डेफिनेशन है वो है कैपिटल अकाउंट की। लेट मी फोकस ऑन पहले कैपिटल अकाउंट, उसके बाद करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एग्जाम में लिखना पड़ सकता है, बहुत बार लिखना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मीन्स एंड इंक्लूड्स बाद में देखेंगे, बट मीन्स अ ट्रांजैक्शन विच अल्टर्स assets and liabilities, assets और liabilities including contingent liability जो कि आउटसाइड इंडिया है बाय पीआरआई,
एंड इन इंडिया है बाय PROI। सो अंडरस्टैंड, कोई भी ऐसी एसेट्स और लाइबिलिटीज जो भी आपकी अल्टर होने वाली होगी या हो रही है बिकॉज ऑफ द ट्रांजैक्शन जो कि आउटसाइड इंडिया हो रही है, बट जो भी प्रॉपर्टी है वो PRI की है, या फिर कोई प्रॉपर्टी है जो इंडिया की है, जो एसेट लाइबिलिटी है जो इंडिया में है, लेकिन अल्टर जो हो रही है वो बंदा जो है वो PROI है, देन इन दैट सिचुएशन यू कैन से दैट ट्रांजैक्शन इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जहां पर एसेट लाइबिलिटीज अल्टर होंगे एंड इंक्लूड सेक्शन 6(3) के जो भी बताए गए चीजें हैं वो सारे 6(3) वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये आपका होगा कैपिटल अकाउंट डेफिनेशन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब क्या? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मीन्स इन जो भी आपकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को अल्टर करेगा, लेकिन ये जो असेट लाइबिलिटीज है इंक्लूडिंग कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है ऑन ऑफ अ पर्सन आउटसाइड इंडिया, जो भी प्रॉपर्टी होगी इंडिया की, एंड अगर प्रॉपर्टी इंडिया की है इन इंडिया होगी तो बाय अ पर्सन आउटसाइड इंडिया। ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। उसके बाद आते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पे। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब सीधी सी बात, अदर देन कैपिटल, जो जो कैपिटल में नहीं है वो सारा करंट पे है, सिंपल। सो इट्स मोर ऑफ अ, जो बैलेंस शीट्स वाली जो आइटम्स टाइप होते हैं वो सारे करंट पे कैपिटल में जाते हैं। P&L वाले जो एक्सपेंडिचर वाले जो होते हैं वो करंट में आते हैं। तो करंट इज नथिंग बट अदर देन कैपिटल एंड इंक्लूड्स चार चीजें। ये चार चीजें ऐसे का ऐसा आपको एग्जाम में लिखना है। ये चार चीजों में से जो पहला पॉइंट है उस पर तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ध्यान से समझना। एंड इंक्लूड्स व्हाट? पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मैंने ब्लैक से हाईलाइट करवा के लिखा है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। पहली बात तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पेमेंट होना चाहिए इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड, या कोई बिजनेस सर्विसेज है, या फिर कोई शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी है। मतलब ध्यान से समझना, शॉर्ट टर्म क्रेडिट या क्रेडिट फैसिलिटी मतलब क्या? अगर लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया है, ठीक है, बिजनेस पर्पज से लिया है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर लोन लिया है, देन इट्स अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया है देन इट्स अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। व्हाई? बिकॉज इट्स फॉर बिजनेस पर्पज। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, बिजनेस पर्पज के लिए लिया है, उसका आप पेमेंट कर रहे हो, देन इट्स अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अगर पर्सनल लोन है, फिर वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, फर्क नहीं पड़ता, इट्स अ कैपिटल। ओके, सो अंडरस्टैंड। अगर मैं बात करती हूँ पर्सनल की, तो पर्सनल शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो फर्क नहीं पड़ता, इट्स अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर बिजनेस पर्पज से लोन लिया है तो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है वो देखो, शॉर्ट टर्म है तो करंट में डाल देना, और अगर लॉन्ग टर्म है तो फिर आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बना देना उसे। नेक्स्ट, उसके अलावा ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा, लेकिन ये ध्यान रखना बिजनेस पर्पज में आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये करना चाहिए आपने। दूसरा, पेमेंट ड्यू एज अ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड द नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। बेसिकली आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया है या फिर जो भी आपको डिविडेंड आया है वो भी आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, जो उसका जो भी पेमेंट आप कर रहे हो। तीसरा, रेमिटेंस, दैट इज रेमिटेंसेस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, जो कि अब्रॉड में रहते हैं। जो बाहर वाले, बाहर जो भी पेरेंट्स रहते हैं, आपके स्पाउस रहते हैं या जो भी चिल्ड्रन रहते हैं, उनके लिए अगर आप एक्सपेंडिचर करते हो लिविंग एक्सपेंस के लिए तो फिर। एंड तीसरा, चौथा लास्ट, एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर, वो भी पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन का, तो फिर उसको भी आप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ही मानोगे। तो ये चार है जो आपके करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आते हैं। एक बार जो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्रेडिट लिया जाता है शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए वो। दूसरा, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है या फिर कोई इनकम है इन्वेस्टमेंट का तो वो। तीसरा, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स जो आउटसाइड इंडिया है उनके लिविंग एक्सपेंसेस हो या फिर उनका मेडिकल एक्सपेंस, एजुकेशनल एक्सपेंस या मेडिकल केयर हो, फॉरेन ट्रैवल हो, उसके लिए भी जो भी पैसे जाएगा वो भी आपका क्या माना जाएगा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये सारे एंड इंक्लूड्स में आते हैं, एंड मीन्स में क्या आएगा? अदर देन कैपिटल। ये हो गया आपके बेसिक डेफिनेशंस जो आपको समझने हैं फेमा के अंदर। उसके बाद जो एक चिटर पिटर मिसलेनियस जो सेक्शंस है वो है सेक्शन नंबर 3 एंड 4। सेक्शन नंबर 3 बात करता है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। क्या लिखा है? नो पर्सन शैल डील इन और ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज। मतलब क्या? डील इन और ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी ऑफ द पर्सन नॉट बीइंग ऑथोराइज पर्सन। सो बेसिकली अगर कोई भी बंदा ऑथोराइज पर्सन नहीं है उसके साथ आप डील कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज का या फॉरेन सिक्योरिटीज के लिए, तो फिर आपको लगता है कि आप ये चीज करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगी या RBI करेगा अलाउ? नहीं। सो कोई भी बंदा डील नहीं कर सकता। दूसरा, मेक एनी पेमेंट और क्रेडिट ऑफ एनी PROI, मतलब कोई बाहर का बंदा है, PROI है, विजय माल्या के जो लोन है वो आप पे कर रहे हो, नॉट अलाउड। रिसीव अदरवाइज देन
थ्रू एपी ऑन बिहाफ ऑफ पीआरओआई, मतलब ऑथोराइज पर्सन से नहीं, आपने पूरा हवाला ट्रांजैक्शन करके ब्लैक मनी घुमाकर पूरा पैसा इंडिया में लेकर आए हो, अगेन नॉट अलाउड। एंटर इन कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया एज अ कंसिडरेशन फॉर और इन एसोसिएशन विद एक्विजिशन, क्रिएशन और ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू एक्वायर द एसेट आउटसाइड इंडिया। मतलब आपने आउटसाइड इंडिया कोई एसेट आपको एक्वायर करना है, क्रिएट करना है, ट्रांसफर करना है, उसके लिए आपने क्या किया, आपने किसी के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आप एंटर हो गए लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है, देन अगेन नॉट अलाउड। तो नो पर्सन, इसीलिए स्टार्टिंग में लिखा है नो पर्सन शल। तो किसी ने भी ऑथोराइज एजेंट के बियॉन्ड अगर किसी भी तरीके का कोई कांड किया है फॉरेक्स में, फॉरेन सिक्योरिटीज में, तो अलाउड नहीं है। सो द अबाउट ट्रांजैक्शन मे बी कैरिड ऑन प्रोवाइडेड बाय द एक्ट में लिखा है वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं, या तो आरबीआई की परमिशन लेकर करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑथोराइज एजेंट से करो, परमिशन के साथ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अदर देन दैट करोगे तो फिर प्रॉब्लम है। तो पहला प्रॉब्लम कहाँ है, नो पर्सन शैल डील इन और ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज अदरवाइज देन फॉर बाय ऑथोराइज पर्सन। दूसरा, कोई भी पेमेंट कर रहे हो आप पीआरओआई का, या फिर रिसीव कर रहे हो पैसा पीआरओआई से, या फिर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आप एंटर होते हो टू एक्वायर, क्रिएट, ट्रांसफर एनी एसेट आउटसाइड इंडिया, तो फिर अलाउड नहीं है। कहाँ लिखा है ये डील इन फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, जहां पर लिखा है वो है सेक्शन नंबर 3, और चौथे में लिखा है होल्ड करना। फॉरेन एक्सचेंज को आप होल्ड कर सकते हो, बिल्कुल नहीं होल्ड कर सकते एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। सो सब्जेक्ट टू द कंडीशन, आप होल्ड नहीं कर सकते फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि आउटसाइड इंडिया है, नो पर्सन। लेकिन ये अगर आपको एक्ट में लिखा होगा तो आप कर सकते हो, अदरवाइज देन दैट नहीं कर सकते। ये लिखा है सेक्शन नंबर 4 में। अब बात करेंगे हम लोग शेड्यूल्स की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका पूरे सिलेबस में, जो कि जिस पर क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से हम लोग पहले बात करेंगे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन विच इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 5। 3 शेड्यूल्स है, शेड्यूल 1, 2, 3। कैपिटल अकाउंट में भी शेड्यूल्स है, उसमें भी आपको उसका तरीका अलग है बताने का, इसका अलग है। ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल में एक बात याद रखना, कैपिटल इज समथिंग की कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर ऑलवेज रेस्ट्रिक्टिव अनलेस स्पेसिफाइड और अनलेस परमिटेड। ओके, so always restrictive unless permitted is capital account and current account always permitted unless restricted, that is capital current account। okay, so यहाँ पर करंट अकाउंट में सबसे पहले तो एक छोटा सा एक बीच में क्वेश्चन आपको आपके नोट्स में भी है गिफ्ट को लेकर, तो उसके बारे में बात कर देती हूँ। अगर पीआरआई ने कोई इंडियन रुपीज में गिफ्ट दिया है पीआरओआई को, क्या लिखा है, अगर गिफ्ट दिया है पीआरआई ने दिया है, पीआरओआई को दिया है लेकिन इंडियन रुपीज में दिया है, तो मैंने इंडियन करेंसी में ही तो गिफ्ट दिया है, तो ना मेरी एसेट कोई लायबिलिटी अल्टर हो रही है, ना एसेट कोई अल्टर हो रही है, तो इसकी वजह से हम लोग उसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं मानते हैं। ओके, लेकिन अगर पीआरआई ने पीआरओआई को गिफ्ट दिया है, वो भी डॉलर में दिया है, पीआरआई ने पीआरओआई को दिया, या अलग मतलब जो भी करेंसी आपकी होम करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी, उसके अलावा कोई अदर करेंसी में आपने गिफ्ट दिया है, तो फिर वो उसको हम लोग गिफ्ट मानेंगे। और वो अगर एसेट अल्टर कर रहा होगा तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, अगर नहीं कर रहा है तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है। अब शेड्यूल 1, 2, 3 के हिसाब से ध्यान से समझना, हम लोग पहले करंट के देख रहे हैं। तो करंट में क्या बोला है, ऑलवेज परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड। तो इसीलिए सबसे पहला जो शेड्यूल है वो प्रोहिबिशन के बारे में ही बात करेगा करंट के। तो शेड्यूल नंबर 1 इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि कौन से ट्रांजैक्शन है जो आपको परमिशन ही नहीं है वो आप ट्रांजैक्शन करने के। सो प्रोहिबिशन शेड्यूल नंबर 1। सबसे पहले ध्यान से समझना, 3 पेमेंट, अभी इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें अब 8 पॉइंट्स है, अब 8 पॉइंट याद करने आपको। अब 8 में से 3 पॉइंट्स जो है वो पेमेंट से रिलेटेड है, और 5 जो पॉइंट्स है वो रेमिटेंस से रिलेटेड है। ओके, पेमेंट, रेमिटेंस, ऐसे टोटल 8 पॉइंट्स है। तो पहले हम लोग बात करते हैं उन पॉइंट्स की जिसके जो पेमेंट से रिलेटेड है। पेमेंट में भी 2 ऐसे हैं जो कि कमीशन से रिलेटेड है। अब कौन सा कमीशन है, पहला कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स द इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन द जेवी और WOS, दैट इज wholly owned subsidiary company having situated abroad। तो ये जो शेड्यूल्स है आपके किताब में दिखा देती हूँ, आपके मॉड्यूल्स में देख लेना आप लोग भी। ये सेक्शन नंबर 3, 4, उसके बाद ये रहा आपका शेड्यूल, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस है मैंने फॉलो नहीं किया, मैंने अपने सीक्वेंस में इसलिए रखा ताकि आप लोग को जो ये पेमेंट शब्द है सारे एक साथ लेकर आ गई मैं।
पेमेंट पहले बात करेंगे, तो पेमेंट किस चीज का है, पेमेंट करना है एक्सपोर्ट, कमीशन का पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। कमीशन का पेमेंट ऑन व्हाट, पहला तो कमीशन का पेमेंट है ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ऐसी कंपनी का जो कि इंडिया की ही होल्डी ओन सब्सिडरी कंपनी है जो कि बाहर है, या तो फिर ऐसी जॉइंट वेंचर है जो कि होल्डी जो कि इंडिया से बाहर है। तो इंडिया से बाहर कोई जॉइंट वेंचर या होल्डी ओन सब्सिडरी कंपनी में कोई जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके लिए अगर कमीशन दिया जाएगा किसी एजेंट को, तो फिर अलाउड नहीं है। देखो, अगर आपको बाहर इन्वेस्ट करना ही है तो आप डायरेक्ट करो ना, बाहर का एजेंट अपॉइंट करोगे फिर उसको आप कमीशन दोगे तो इंडिया अलाउड नहीं करेगा। इंडिया बोलेगा सीधा हम पैसा नहीं देंगे आपको, फॉरेन एक्सचेंज नहीं देंगे। तो इसीलिए ऐसा एक्सपोर्ट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो कि ऐसी कंपनी में है जो कि होल्डी ओन सब्सिडरी कंपनी या तो जॉइंट वेंचर है जो कि बाहर है इंडिया से। दूसरा, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट थ्रू रूपी स्टेट क्रेडिट रूट, मतलब क्या, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर द रूपी स्टेट क्रेडिट। ये जो एक्सपोर्ट है ये गुड्स का है, ये जो एक्सपोर्ट था वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट का था, ठीक है। अब ध्यान से समझना मतलब क्या है। ये तो आप इन्वेस्ट कर रहे थे तो बाहर आपने एजेंट अपॉइंट कर दिया और उसके थ्रू आप कर रहे हैं तो नहीं अलाउड। आपने गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, और इसकी वजह से आपने किसी बंदे को, बाहर वाले बंदे को अपने अपॉइंट किया है, और बाहर वाले बंदे को अपॉइंट करके आप उसको कमीशन दोगे गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए, तो भी अलाउड नहीं है। और वो भी अंडर रूपी क्रेडिट स्टेट क्रेडिट रूट। ये मतलब क्या है, ध्यान से समझो। बहुत सारे अलग अलग तरीके के अकाउंट ओपन होते हैं, उसमें से वन ऑफ द अकाउंट इज एक्सपोर्ट के लिए एक रूपी स्टेट क्रेडिट रूट करके अकाउंट होता है। मतलब क्या था एक्चुअल में, पुराने जमाने में जो रशिया वगैरह जैसे कंट्रीज थे उनके साथ हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज किया था, मतलब ट्रांजेक्शन हुए थे, लेकिन हम लोग कैपेबल नहीं थे कि यार हम लोग उनको वो पैसा दे पाए, वापस रिटर्न कर पाए। तो इसलिए हमने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया उनसे कि हमारे जो इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स है वो आपको इसके थ्रू आपको गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे, वो भी फ्री में। अब आप सोचोगे कि भाई इंडिया का जो भी बिजनेस पर्सन होगा वो फ्री में क्यों रशिया को गुड्स देगा, उसको क्या मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि गवर्नमेंट आपको पैसा दे देगी उस बात के लिए। सो गवर्नमेंट क्या करता था, इंडिया की गवर्नमेंट जो भी इंडिया का एक्सपोर्टर है उसे पैसा दे देता था, और इंडिया का जो एक्सपोर्टर है वो गुड्स एक्सपोर्ट कर देता था बाहर। तो वो जो स्कीम होती थी उसको रूपी स्टेट क्रेडिट रूट बोला जाता था उस सारे प्रोसेस को। तो उसके अंडर अगर आपने कोई एक्सपोर्ट किया है, उसके लिए अगर आपने बाहर वाला कोई बंदा अपॉइंट किया, उसको आप कमीशन दे रहे हो, अलाउड नहीं है। लेकिन लेकिन अगर आप कमीशन देते हो, अगर आप कमीशन देते हो 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू का इन केस ऑफ टी एंड टोबैको, सिर्फ दो ही गुड्स है जिसको अलाउ किया गया है, अलाउ किया जाता है, दैट इज टी एंड टोबैको। सो टी एंड टोबैको को अगर आपने एक्सपोर्ट किया है और 10% ऑफ द वैल्यू, जो भी आपकी इनवॉइस वैल्यू है 1 करोड़ की है, उसका अगर 10% बोलो तो 10 लाख है। अगर आप वो 10 लाख तक का अगर आप लोग जो भी कमीशन है वो देते हो, देन दैट इज अलाउड, दैट इज नॉट एट ऑल प्रोहिबिटेड। लेकिन 10% को अगर आपने क्रॉस कर दिया तो जो एक्सेसिव है वो अलाउड नहीं किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लो आपने 15% दिया, तो 10% तो अलाउड है, लेकिन एक्सेसिव जो 5% है वो अलाउड नहीं है। तो इन केस ऑफ टी एंड टोबैको जो भी एक्सपोर्ट किया जाएगा उसकी जो भी इनवॉइस वैल्यू होगी उसका 10% कमीशन जो है वो अलाउड है, उसके बियॉन्ड अलाउड नहीं है। अदरवाइज अदर देन दैट कोई भी गुड्स को अगर आप स्ट्रेट रूपी क्रेडिट रूट के थ्रू जाते हो देन दैट इज नॉट अलाउड। उसका कमीशन जो पे करने वाले हो आप बाहर वाले बंदे को, वो अलाउड नहीं है। एंड तीसरा, पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज। सो बेसिकली दिस इज नथिंग, ये बहुत बेकार कॉन्सेप्ट है, पुराना कॉन्सेप्ट है, आज के जमाने में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। पहले क्या होता था, इंडिया से अगर आपको बाहर किसी कंट्री में, सिंगापुर में कॉल लगाना है, तो अगर इंडिया से सिंगापुर में कॉल लगाना है, आपको 100 रुपये आपको चार्ज करना पड़ेगा। सपोज 100 रुपये पड़ते, ठीक है, ये इंडिया से है, ये सिंगापुर है, आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, करेक्ट है, 100 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा ना हो इसीलिए इंडिया के लोगों ने एक जुगाड़ क्या लगाया, इंडिया ने क्या बोला, एक काम करते हैं, इंडिया से यूएसए कॉल कर देंगे, जो कि होगा 50 रुपये, और 50 नहीं, चलो 20 रुपये। फिर यूएसए वाला बंदा जो है वो सिंगापुर वाले बंदे को कॉल करेगा 20 रुपये में, और फिर इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन लगाने के लिए यूएसए वाला बंदा जो लेगा वो कमीशन लेगा 10 रुपये सपोज। तो अभी सपोज 20 रुपये लेते हैं, ठीक है, तो ये टोटल आपका खर्चा कितना हुआ, 60 रुपये। अब ये जो 60 रुपये है, ये 60 रुपये ऑब्वियसली बात है, बाहर अगर आप अगर यूएसए वाले बंदे को देना है, सिंगापुर वाले बंदे को देना है, तो आप रुपीज में तो दोगे नहीं। तो इसीलिए ये जो 60 आपको मांगने हैं, पैसा जो मांगना है आपको, ये आप मांगोगे फॉरेन एक्सचेंज में। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग इंडिया के जो भी ऑपरेटर्स है, आप उनको 100 रुपये देने की बजाय आपने बाहर पैसा बचाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मांग रहे हो, सो दैट यू नीड टू पे ओनली 60 इंस्टेड ऑफ 100। बट वो जो 60 है वो बाहर जाएगा, तो वो अलाउ नहीं करना था।
इसीलिए बोला गया। तो कॉल बैक सर्विसेज जो थी टेलीफोन की, उसके लिए अगर आपने पैसा मांगा तो अलाउड नहीं था। ये पुराना कॉन्सेप्ट है, बट आज भी वो शेड्यूल में वैसे का वैसा है। तो 3 पेमेंट आपको क्लैरिटी होगी, आई होप सो। पहला पेमेंट जो कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, दूसरा पेमेंट जो कि आपका इस पर है कमीशन, स्टेट रूपी क्रेडिट रूट से है, एंड तीसरा जो कि होगा कॉल बैक। ये 3 आपके क्या हो गए, ये 3 आपके पेमेंट हो गए। उसके बाद मैं बात करती हूँ रेमिटेंस की। रेमिटेंस में ध्यान से समझना, रेमिटेंस आपको 5 चीजों पर रेमिटेंस है। 5 चीजों में से पहला रेमिटेंस है फॉरेन एक्सचेंज पर। ठीक है, पहला क्या है, फॉर द परचेस ऑफ लॉटरी टिकट्स इन, फॉर द परचेस ऑफ लॉटरी टिकट्स। ठीक है, तो डियर लॉटरी टिकट है, सपोज मान लो 5 करोड़ की आपका लॉटरी टिकट है। लॉटरी टिकट खरीदने के लिए आपने फॉरेन एक्सचेंज लिया, अलाउड नहीं है। उसके बाद बैंड मैगजीन्स या प्रिस्क्राइब मैगजीन्स के लिए आपने पैसा लिया, नॉट अलाउड। फुटबॉल पूल्स के लिए लिया, नॉट अलाउड। स्विप स्टेक के लिए लिया, नॉट अलाउड। स्विप स्टेक इज बेसिकली नथिंग बट व्हाट काइंड ऑफ, यू कैन से, मराठी में तो उसको भिशी बोलते हैं। इट्स नथिंग बट व्हाट की यार, जो चिट फंड टाइप्स की आप लोगों के, आप लोगों का क्या बोलते हैं, आप एक 10 मेंबर्स होंगे, 10 मेंबर्स अपना एक सर्टन अमाउंट लेके आएंगे, फिर वो चिट होगा, उसमें से जिस भी बंदे का चिट होगा, चिट निकलेगा, उसको आप सारा पैसा दे दोगे। तो इसको आप स्विप स्टेक बोलते हो। तो इसीलिए वो अलाउड नहीं है। स्विप स्टिक अलाउड नहीं है, फुटबॉल पूल्स अलाउड नहीं है, बैंड मैगजीन्स में पैसा लगाना अलाउड नहीं है। बैंड मैगजीन प्रिस्क्राइब, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पाकिस्तान का मैगजीन है जिसमें पूरा टाइम टेररिस्ट के बारे में लिखा जाएगा, या किसी कास्ट रिलीजन को के बारे में खराब लिखा जाता है, तो इसलिए वो कुछ मैगजीन्स होते हैं जिनको बैन करना पड़ता है। तो जो बैन मैगजीन्स होंगे उनके लिए अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, अलाउड नहीं किया जाएगा। सो अलाउ कौन कौन सी चीजों के लिए नहीं है, पहला परचेस ऑफ फॉरेन, जो भी लॉटरी टिकट है, जो भी लॉटरी विनिंग है उसको भी नहीं है। ठीक है, रेमिटेंस फॉर, ये रेमिटेंस फॉर ये दूसरा है, लॉटरी विनिंग, लॉटरी टिकट भी एक पहला है। तो क्या कैसे याद करोगे, परचेस फॉर, परचेस किस चीज का, कि पहला आपको लॉटरी टिकट, दूसरा पूल, फुटबॉल पूल्स, या फिर तीसरा स्विप स्टिक, एंड चौथा बैंड मैगजीन्स। जो है वो बैंड मैगजीन्स बोलते से आपके दिमाग में कुछ और थॉट मत लेकर आना, बैंड मैगजीन से रिलेटेड। दूसरा जो है रेमिटेंस ऑफ लॉटरी विनिंग। रेमिटेंस ऑफ लॉटरी विनिंग को लेकर, अगर आपने कोई लॉटरी जीती है तो अगेन फॉरेन एक्सचेंज नहीं मान सकते। उसके बाद जो भी इनकम फ्रॉम रेमिटेंस, मतलब किसी को लॉटरी देने के लिए आप पैसा नहीं मांग सकते, फॉरेन एक्सचेंज नहीं मांग सकते। तीसरा, इनकम फ्रॉम रेसिंग, राइडिंग और एनी अदर पर्पज, एनी अदर हॉबी के लिए भी आप पैसा नहीं मांग सकते। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन फंड हेल्ड इन अ नॉन रेसिडेंट स्पेशल रूपी स्कीम। ये एक पुराने जमाने का अकाउंट था, नॉन रेसिडेंट स्पेशल रूपी स्कीम। बेसिकली बाहर के जो लोग हैं वो इंडिया में अपना अकाउंट ओपन करते थे, तो उसमें अगर आप कोई इंटरेस्ट देते हो तो अगेन वो भी अलाउड नहीं है। एंड लास्ट, डिविडेंड बाय अ कंपनी टू विच डिविडेंड बैलेंसिंग स्कीम इज एप्लीकेबल। ये भी पुराना कॉन्सेप्ट है, ये भी। सो बेसिकली वो कंपनीज जिन पर डिविडेंड बैलेंसिंग स्कीम एप्लीकेबल है। डिविडेंड बैलेंसिंग इज नथिंग बट व्हाट, कि कंपनीज में क्या होता था, जो कंपनीज बाहर की कंपनी इंडिया में आई है, सपोज मान लो फेसबुक है, मेटा है, वो इंडिया में अपना बिजनेस वगैरह कर रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, बाहर वाली कंपनी ने इंडिया में पैसा लगाया है, तो अगर जब भी कभी डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो उनको भी देना पड़ेगा। तो आप बाहर, इंडिया से बाहर पैसा दे भेजोगे, तो इंडिया में बिजनेस करके इंडिया से बाहर पैसा भेजोगे, तो ये आपको ये रिक्वायरमेंट था उस वक्त, कि अगर कोई कंपनी जो इंडिया में जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक अगर इंडिया से बाहर पैसा भेजना चाहती है, तो फिर मेटा, तो अगर वो भेजना चाहते हैं बाहर, तो फिर इन दैट सिचुएशन ये उनको ये कंपल्शन था कि अगर आपको जितना डिविडेंड बाहर भेजना है, उतना ही बाहर से फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आप अर्न करो पहले, उसके बाद ही आप इंडिया से बाहर उतना पैसा भेज सकते हो। तो इसीलिए इंडिया से अगर फॉरेन एक्सचेंज अगर किसी को बाहर भेजना है, इंडियन डॉलर्स, सपोज मान लो यूएस डॉलर्स, इंडियन डॉलर्स नहीं, यूएस डॉलर्स अगर इंडिया से बाहर भेजने हैं, तो पहले उतना कमा के दो इंडिया को, उसके बाद ही आप लेकर जाना इंडिया से बाहर पैसा। तो ये एक स्कीम हुआ करता था पुराने जमाने में, अगेन आज एप्लीकेबल नहीं है। सो अगेन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट। सो अगेन याद करो, पहले 3 पेमेंट थे, नेक्स्ट 5 रेमिटेंस थे। रेमिटेंस में क्या क्या था, लॉटरी टिकट, उसके बाद विनिंग लॉटरी, उसके अलावा बैंड मैगजीन्स, उसके बाद तीसरा जो था वो फुटबॉल वाला था, एंड लास्ट स्विप स्टिक। तो ये सारी चीज़ों के लिए अलाउड नहीं है। तीसरा जो था वो था क्या था, अगर कोई रेसिंग कर रहा है या जो भी हॉबीज के लिए, राइडिंग, एनी अदर पर्पस, बेटिंग, बेसिकली बेटिंग वाले रिलेटेड सारे आपके 3 पॉइंट्स थे। उसके बाद कोई एनआरआई है जो रूपी स्कीम के अंडर अपना अकाउंट करता है, तो उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, नॉट अलाउड। डिविडेंड बैलेंसिंग जिस कंपनी को एप्लीकेबल है, उस कंपनी ने डिविडेंड देना है, नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड है, कोई भी पैसा नहीं मांग सकता। तो ये था आपका शेड्यूल नंबर 1। अगर इसको याद करना है तो L2 I2 D।
ऐसा भी याद कर सकते हैं। ये जो 5 दिए हुए हैं उसको L2 मतलब क्या है, LL लॉटरी, ठीक है, 2 L है, 2 इनकम है, 2 आय है, तो L2 I2 D ऐसा भी याद कर सकते हो। D स्टैंड्स फॉर डिविडेंड, I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, दिस I स्टैंड्स फॉर इनकम, दिस L लॉटरी लॉटरी, तो ऐसा भी आप याद कर सकते हो L2 I2 D। तो बेसिकली शेड्यूल 1 आई होप सो इतनी बार अब बोला है कि आपको याद हो गया होगा, आपकी बहुत मेहनत मैंने कम कर दी होगी। शेड्यूल 1 8.3 पेमेंट वाले, 5 रेमिटेंस वाले, रेमिटेंस के लिए भी L2 I2 D एंड वो पेमेंट तो याद वैसे भी रहना है, कमीशन से ही 2 है एंड पेमेंट वाला भी कॉल बैक सर्विस वाला था। देन नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 2 में जो है आपको टोटल 9 पॉइंट्स आएंगे, पहले 8 थे, अब हम लोग बात कर रहे हैं 9 पॉइंट्स की। 8 के बाद 9, 9 के लिए लगेगा आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल शेड्यूल 2 के हिसाब से, उसका जो शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया है वो है ACP-R6, ठीक है। ACP-R6 मतलब क्या, ACP-R6 A स्टैंड्स फॉर पहला एडवर्टीजमेंट इन प्रिंट मीडिया फॉर प्रमोशन। लेट मी, देखो यहाँ पर अगर आप देखते हो शेड्यूल 2, ठीक है, तो इनका सीक्वेंस अलग है, मेरा अलग है, वो आपको याद रहे इसीलिए मैंने उसी सीक्वेंस में लिखा है जिस सीक्वेंस में मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया है। ACP, A इंपॉर्टेंट, सी इंपॉर्टेंट, बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला ए क्या है, एडवर्टीजमेंट इन प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइज कर रहे हो, ठीक है, फॉर प्रमोशन, प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, अदर देन टूरिज्म, फॉरेन एक्सचेंज, इंटरनेशनल बिडिंग बाय अ स्टेट गवर्नमेंट और PSUs। तो अगर ऐसा होता है कि आपको कोई एडवर्टाइज करना है फॉरेन के प्रिंट मीडिया में, तो ऑब्वियस सी बात है आपको डॉलर देना पड़ेगा बाहर। तो अगर डॉलर देना है तो ये जो पर्पस है, ये पर्पस अदर देन आपका ये 3 होने चाहिए। कौन से 3 अदर देन, कौन से 3, टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल बिडिंग। ये 3 पर्पजेस को छोड़कर कोई तो और ही भलतच आपका पर्पस होना चाहिए, और ये पर्पस भी आपका मतलब किसका, स्टेट गवर्नमेंट का या तो PSU का। हमारे इंडिविजुअल की बात ही नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट या PSUs की। तो स्टेट गवर्नमेंट PSUs इंडिया से बाहर प्रिंट मीडिया में पैसा देना चाहता है अदर देन 3 रीजंस। अब 3 में पहला लिखा है टूरिज्म, अब ये तीनों याद कैसे करोगे, फॉर द प्रमोशन ऑफ 3 अदर देन दीज 3। 3 में पहला लिखा है टूरिज्म, कैसे याद करोगे, तो साइन लैंग्वेज में टूरिज्म जो होता है, ठीक है, टूरिज्म को ऐसा ऐसा साइन होता है, ठीक है, जो मतलब जो साइन लैंग्वेज में बात करते हैं वो लोग टूरिज्म को इस तरीके से डिनोट करते हैं। जितना एबनॉर्मल चीजें, वियर्ड चीजें याद करोगे, मतलब समझोगे, उतना ही आपको याद रहता है। सो दैट्स वाई टूरिज्म ऐसा याद करना, टूरिज्म, तो आपको याद रहेगा फॉर श्योर, आज के बाद आपको याद रहेगा साइन लैंग्वेज में टूरिज्म इज दिस, ठीक है, टूरिज्म। उसके अलावा दूसरा क्या है, टूरिज्म होने के बाद दूसरा है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल बिडिंग। तो ये 3 वजह छोड़कर अगर आप कोई भी रीजन से पैसा मांगते हो, वो पैसा जो है वो भी 10,000 US डॉलर को एक्सीड करता है, तो आपको परमिशन लगेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एंड मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इकोनॉमिक अफेयर्स की परमिशन कब लगती है, जब कोई भी जो भी PSU है, स्टेट गवर्नमेंट है, इंडिया के बाहर प्रिंट मीडिया में आपका मतलब प्रमोशन करना चाहता है फॉर द रीजन अदर देन 3 रीजन, विच 3, टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या फिर तीसरा कौन सा था, इंटरनेशनल बिडिंग के लिए। तो ये 3 वजह छोड़कर अगर करना है, बट ये अमाउंट कितना था, एक्सीडिंग 10,000, तो आपको परमिशन लगेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की। दूसरा था कल्चरल टूर्स, बहुत बार पूछा गया है, वाई, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू प्रमोट फॉरेन कल्चर इन टू इंडिया सो मच ऑफ एक्सटेंट, ठीक है। जैसे 14 फेब वैलेंटाइंस डे, ये ऑलमोस्ट आई गेस 14 फेब को ही अपलोड होगा, तो 14 फेब वैलेंटाइंस डे है, तो ये बाहर का कल्चर है जो इंडिया में आया है, ऐसे ही बहुत सारे बाहर के कल्चर है जो इंडिया में आए हैं। तो कल्चरल टूर्स जब होती है तब उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अभी ये भी याद करना है आपको कौन सी मिनिस्ट्री, ठीक है, हर एक की मिनिस्ट्री अलग अलग है, लेकिन जितने भी मिनिस्ट्रीज सिमिलर है मैंने सबको साथ में लाया है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स की जो मिनिस्ट्री है, डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हमारा ही डेवलपमेंट ऐसा करके याद करो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट, उसमें भी डिपार्टमेंट कौन सा है, एजुकेशन एंड कल्चर का जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट की आपको परमिशन लगेगी। तीसरा ACP, पी में से P स्टैंड फॉर पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स through ocean transport by government PSU on CIF basis other than FOB and FAS basis. So basically understand, कभी भी क्या होता है
जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई बाहर से इंडिया में कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो CIF इज कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, ठीक है। तो अभी कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट जो है वो बाहर वाली कंपनी अगर एक्सपेंड करेगी तो वो आप ही से वसूलेगी वो, तो आप उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज मांगोगे। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि आप एक काम करो, आप CIF बेसिस पर नहीं तो FAS या FOB बेसिस पर, मतलब आपका जो भी इंश्योरेंस है फ्रेट है वो बंदा नहीं है, आप भरोगे। तो ताकि इंडिया से या इंडियन कंपनी से मतलब इंडियन कंपनी से आप कनेक्ट करो और वो सारा मैनेजमेंट देखेंगे उस चीज का, सो दैट इंडिया में से पैसा बाहर नहीं जाएगा। तो CIF बेसिस की बजाय अगर आपने किस पर इंपोर्ट करना चाहिए एक्चुअल में, FOB या तो FAS बेसिस पर। ये तब आपको लगेगा जब आप कोई प्रोडक्ट अमेजोन पर या ऐसे वेबसाइट्स पर लिस्ट करते हो। मैंने अमेजोन पर किया था तब मुझे ये पता थी, तब मैंने ये बात देखी थी, FOB या FAS बेसिस पर ही मैंने पूरा मेरा अकाउंट रजिस्टर करवाया था, ना कि CIF बेसिस पर, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि आपने CIF बेसिस पर आपने मतलब भी कौन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या PSUs, अगेन आपको आपको कुछ परमिशन दी नहीं है CIF, ये जो भी परमिशन है, ये जो भी बात करी है, ये अगेन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या PSU अगर कोई भी इंपोर्ट करते हैं ऑन CIF बेसिस पर करते हैं तो अगेन उनको परमिशन लगेगी मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट की, उसमें से भी चार्टरिंग विंग जो होता है उनकी परमिशन लगेगी कि भाई हम आपको अगर हम आपको फॉरेन एक्सचेंज दे देंगे। तो CIF जो होता है वो अदर देन FOB एंड FOS बेसिस पर होता है। उसके बाद ये हो गया ACP। चौथा रेमिटेंस, R6 है, अभी R जो है रेमिटेंस जो है वो 6 रेमिटेंस है यहाँ पे, पहले इसमें 5 थे अब इसमें 6 है। कौन से R है? सबसे पहला रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टर्ड बाय PSUs, परमिशन सेम डिपार्टमेंट की है इसलिए मैंने एक ही बार लिख दिया, ताकि आपको जो परमिशन है वो बार बार मिनिस्ट्रीज याद ना करनी पड़े। मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्ट एंड चार्टर विंग का ही परमिशन है। किस बात के लिए है कि कोई भी PSU, देखो ये भी PSU से रिलेटेड था, ये भी PSU से रिलेटेड ही था एंड इधर भी PSU से रिलेटेड ही था। तो ऐसे भी करके याद कर सकते हो कि तीनों जो पॉइंट्स थे बैक टू बैक कल्चरल टूर छोड़ के, बाकी जो 3 पॉइंट्स थे वो सारे PSU गवर्नमेंट से रिलेटेड थे। तो फ्रेट ऑफ वेसल जो चार्टर्ड वेसल होता है, PSU ने अगर उसके लिए कोई रेमिटेंस के लिए पैसा मांगा तो अगेन आपको परमिशन लगेगी। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ, या ये कौन सा था, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट था, उसका चार्टरिंग विंग था, है ना, चार्टरिंग विंग था। यहाँ पर भी मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट ही है लेकिन विंग अलग है या डिपार्टमेंट अलग है। डिपार्टमेंट है ये, यहाँ पर डिपार्टमेंट लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पर जो रेट्स लिखे गए हैं वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के रेट्स है। किस बात के लिए देख रहे हैं हम लोग? रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस, जो रेट जो कंटेनर्स होते हैं उनको डिटेन करने के लिए जो चार्जेस होते हैं वो अगर प्रिस्क्राइब रेट के बियॉन्ड अगर होते हैं और वो रेट कौन बताएगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, वो बताएगा रेट। अगर उसके बियॉन्ड प्रिस्क्राइब रेट के बियॉन्ड अगर आपके रेट्स है डिटेंशन चार्जेस के, देन अगर आपको वो पैसा रिमिट करना है देन अगेन मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट की आपको परमिशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट 3 जगह पर है, जिसमें से 2 जगह पर आपको चार्टर विंग आएगा और एक जगह पर डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग आएगा। अब डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का ही आगे और एक जगह पर मेंशनिंग है। नेक्स्ट क्या है? रेमिटेंस, किस चीज के लिए? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स जो होते हैं, जो फॉरेन में एजेंट्स हायर करते हैं, उनको अगर आपको रेमिट करना है पैसा, देन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको लगता है फ्रॉम डायरेक्टर जनरल शिपिंग का ही। तो मल्टी मॉडल मतलब क्या कि पहले आप मे बी ट्रेन से भेज रहे हैं, फिर शिपिंग से भेज रहे हैं, फिर एयर से भेज रहे हैं, फिर वापस रोड से भेज रहे हैं। तो इस तरीके से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स होते हैं। अगर उन्होंने बाहर कोई पैसा भेजा है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, किसका? डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का। तो परमिशन आपको उनकी लगेगी। नेक्स्ट, रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर्स बाय टीवी चैनल्स एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISPs, ठीक है, एंड टीवी चैनल्स। तो बेसिकली ये जो लोग होते हैं, ट्रांसपॉन्डर्स इज नथिंग बट जो कनेक्टर्स होते हैं, कनेक्टिविटी जो करते हैं। तो ट्रांसपॉन्डर्स को जो रेमिटेंस आपको देना है, हायर चार्जेस जो देने हैं, फिर वो टीवी चैनल्स के हो, इंटरनेट वालों के हो, मतलब जियो हो या फिर कोई ZTV चैनल हो या कोई भी हो, टीवी चैनल्स हो या फिर जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हो, उनको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एंड उसके अलावा कम्युनिकेशन एंड इन्फो टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी ना किसी की परमिशन लगेगी। तो यहाँ पर एंड ऑब्लिक और ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है इन 2 मिनिस्ट्रीज में से। तो आपको कभी कभी दोनों की भी जरूरत पड़ सकती है परमिशन की, कभी कभी सिर्फ एक की। सो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग या तो फिर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो आपको ट्रांसपॉन्डर, टीवी बोलने के बाद तो ब्रॉडकास्ट वगैरह ये इंडस्ट्री याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। सो इन्फो
इन्फो एंड ब्रॉडकास्टिंग, एंड दूसरा है कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्फो टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आता है रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, ये एंड ये पी एंड आई क्लब बहुत बार पूछा गया है, सो ध्यान से। रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी और स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड बाय अ पर्सन अदर देन इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल स्पोर्ट बॉडीज। बेसिकली अगर बीसीसीआई बाहर पैसा भेजे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप अदर देन नेशनल, इंटरनेशनल एंड स्टेट लेवल स्पोर्ट बॉडीज अगर बाहर पैसा भेज रही है किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए, स्पॉन्सरशिप हो गया या एज अ प्राइज मनी हो गया, देन यू नीड अ परमिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एचआर डेवलपमेंट। अगेन इससे पहले भी एचआर था, अभी भी एचआर है, लेकिन तब का जो एचआर था वो कल्चरल टूर्स के लिए था, अभी का जो एचआर है वो स्पोर्ट्स के लिए है, इसीलिए डिपार्टमेंट बदल चुका है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है ये जो डिपार्टमेंट है। लेकिन ये ध्यान रखना सिर्फ तब परमिशन की जरूरत पड़ती है जब अमाउंट जो है वो $1 1 लाख को एक्सीड करे। अगर कोई लोकल अथॉरिटी है या मैं हूँ या कोई भी लोकल अथॉरिटीज है, जैसे यहाँ की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनको कोई पैसा भेजना है $, मतलब यूएसए में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए, तो अगर $1 1 लाख के नीचे होगा तो परमिशन नहीं लगेगा, अगर 1 लाख के ऊपर होगा देन यू नीड अ परमिशन। अगर बीसीसीआई भेजता है बाहर स्पॉन्सरशिप के लिए पैसे तो किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि नेशनल, इंटरनेशनल बॉडीज जो स्पोर्ट्स बॉडीज होती है स्टेट लेवल की, उनको परमिशन की जरूरत नहीं है। लास्ट रेमिटेंस, रेमिटेंस किस चीज का? फॉर मेंबरशिप ऑफ पी एंड आई क्लब। पी एंड आई बेसिकली ये जो शिपिंग कंपनीज होती है इनके इंश्योरेंस के लिए होती है, इसलिए इंश्योरेंस डिवीजन होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, उससे परमिशन लगती है। जो पी एंड आई क्लब इज नथिंग बट व्हाट की एक कंपनी होती है, वो कंपनी क्या बोलती है, जितनी भी शिपिंग कंपनीज है उनको बोलती है कि आप हमारी कंपनी के मेंबर बनो, अगर आपकी कंपनीज में से किसी भी शिपिंग कंपनीज में से किसी का भी शिप डूबता है तो हमारी कंपनी आपको इंश्योरेंस देगी। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग शिप इंश्योरेंस बाय शिपिंग कंपनी फ्रॉम एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी, हर एक शिप के लिए अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस लेते बैठो, उससे अच्छा है, उस वो पैसा बहुत ज्यादा खर्चा होता है, उसकी बजाय आप एक काम करो, आप एक पी एंड आई क्लब के मेंबर बन जाओ, आप एक मेंबरशिप फी दे देना, अगर आपका शिप डूबता है तो हम आपको इंश्योरेंस देंगे। तो अगर आप पी एंड आई क्लब की मेंबरशिप के लिए अगर आपको रेमिटेंस चाहिए, पैसे चाहिए, परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, वरना आपको पैसा नहीं मिलेगा। परमिशन किसकी है? इंश्योरेंस डिवीजन की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो डिवीजन माना जाएगा। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड, जो कि सेकंड शेड्यूल है वो भी अभी याद हो गया होगा। एक बार फर्स्ट शेड्यूल में 3 पेमेंट्स थे, 5 रेमिटेंस थे, यहाँ पर आपको एसीपी R6 याद करना है, ए एग्री जो एडवर्टीजमेंट है, सी कल्चरल वाले से पॉइंट से रिलेटेड है, पी पेमेंट का था, उसके बाद आर थे रेमिटेंस थे, रेमिटेंस में जो पहला था वो आपका शिपिंग से आपका ये बोल सकते हो मल्टी ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट जो आप कर रहे हो उसका परमिशन चाहिए आपको, तो उससे रिलेटेड था। उसके अलावा जो आपके यहाँ के जो थे दोनों भी रेमिटेंस फ्रेट या सीआईएफ बेसिस वाले थे, उसके अलावा जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर वाला था, उसके बाद ट्रांसपॉन्डर था टीवी चैनल का, एंड जो भी आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनका, एंड लास्ट में था 2 और बचे जो कि थे, 2 ही बचे ना, हाँ, एक तो स्पोर्ट्स वाला है, एक पी एंड ए वाला। आई होप सो यू अंडरस्टूड, क्लैरिटी आपको है, एक बार गो थ्रू कर लेना, 1-2 बार लिख लेना, अगर लिख लोगे तो याद हो जाएगा। लिमिट याद रखना है, यहाँ पर 1 लाख का है, ठीक है, और वो जो टूरिज्म वाला जो पहला था वहां पर 10,000 का है, तो 10,000 एंड 1 लाख ये अलग अलग है। उसके बाद जो तीसरा शेड्यूल है, तीसरा शेड्यूल जिसमें आरबीआई का अप्रूवल चाहिए, आरबीआई का जो अप्रूवल चाहिए उसके लिए 2 तरीके से उन्होंने डिवाइड किया है, फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल एंड अदर देन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल अगर ये जो भी आपको आरबीआई अप्रूवल है ये तब लगता है जब आपका जो भी फॉलोइंग दिए हुए चीजों के लिए $2,50,000 से ज्यादा आप खर्चा करते हो, तभी आपको आरबीआई का अप्रूवल लगता है, अदरवाइज यू डोंट नीड एनी आरबीआई का अप्रूवल। सो आरबीआई का अप्रूवल अगर $, के बियॉन्ड अगर आप चले जाते हो तो फॉर इंडिविजुअल अलग है, अदर देन इंडिविजुअल अलग है। फॉर इंडिविजुअल जो लिखा हुआ है उसके लिए 9 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगेन 9 पॉइंट्स। इसका लेकिन टेक्निक बहुत अच्छा है याद करने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कंट्री को विजिट किया, एनी कंट्री, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्पल में न्यूयॉर्क ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, यू विजिटेड न्यूयॉर्क, बट आपको नेपाल भूटान को विजिट नहीं करना है, एक्सेप्ट नेपाल भूटान, आपने न्यूयॉर्क को विजिट किया, आपने इसलिए गए थे आप न्यूयॉर्क ताकि आप स्टडीज कर सको, आप वहां पर पढ़ने के लिए गए, इमिग्रेशन किया आपने, इसलिए आपको पढ़ने जाना था इसलिए आपने इमिग्रेशन किया, इमिग्रेशन होने के बाद आपने पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपको वहीं पर जॉब मिल गई तो एम्प्लॉयमेंट आपका हो गया। एम्प्लॉयमेंट में ऐसा हुआ कि आपने मेंटेनेंस कर दिए क्लोज रिलेटिव्स के, मतलब बेसिकली आपको बहुत सारे
क्लोज रिलेटिव्स और क्लोज लोग मिल चुके हैं, बाकी आप समझदार है ही। तो एम्प्लॉयमेंट में आपने बहुत सारे क्लोज रिलेटिव्स को अर्न किया, उनको आपने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, डोनेशन दिया। फिर उनके साथ साथ ऑब्वियस सी बात है, आप एम्प्लॉयमेंट में ही आप क्लोज दोस्त बने हो, तो इसलिए आपने ट्रैवल किया, बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपने ट्रैवल किया, और उसी ट्रैवल के दौरान आपको चोट लगी, इसीलिए आपको मेडिकल एक्सपेंसेस करने पड़े, और इसीलिए आपने जो भी आपके स्पेशल या जो क्लोज रिलेटिव्स है उनको अकम्पनी किया, और उसके साथ साथ उनको अकम्पनी करते करते आपको खुद को भी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी। एंड एट द एंड अगर इन सारे चीजों में अगर कोई भी और एनी अदर खर्चा अगर होता है, तो फिर वो करंट अकाउंट में आएगा, और उसके लिए आपको आरबीआई की परमिशन लगेगी। सो सिंपल सा हिसाब है, अगर आपकी कहानी को मद्देनजर रखते हुए याद करोगे तो सब कुछ याद आ जाएगा। बस ये याद रखना, एक्सेप्ट द नेपाल, एक्सेप्ट द स्टेट, एक्सेप्ट द कंट्रीज नेपाल एंड भूटान, कोई अदर कंट्री को आप ट्रैवल कर रहे हो तो ही 2,50,000 तक आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। आपको उसके बियॉन्ड पैसा चाहिए तो आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। ये कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है शेड्यूल नंबर 3 में। बट ये याद रखना, हाउएवर दिया हुआ है, हाउएवर अगर आपको बाहर पढ़ाई करनी है, इमिग्रेशन करना है, या कोई आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर है, तो आप जो भी लिमिट दी हुई है दैट इज 2,50,000, उसके बियॉन्ड एलआरएस स्कीम के अंडर, एलआरएस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर जो एक्सेसिव अमाउंट्स है वो विड्रॉ कर सकते हो। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल बाहर वाली कंट्री अलाउ करती 5 लाख तक का अमाउंट, आप 5 लाख यूएस डॉलर, आपके हिसाब से यूएस डॉलर 2,50,000 है, अगर आपको उसके बियॉन्ड चाहिए तो आप एलआरएस के थ्रू उसके बियॉन्ड जो पैसा है वो अवेल कर सकते हो। लेकिन ये याद रखना, ये कब करोगे? ओनली इन 3 सिचुएशन में। कौन सा? पहला, स्टडी अब्रॉड, इमिग्रेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट आपका हो, आपके क्लोज वालों का नहीं, आपका हो। उसके अलावा a person who is reside who is a resident but not permanently resident, ये आपको समझते ही है, who is resident but not permanently resident in India, and citizen of foreign state other than Pakistan, या फिर citizen of India who is the deputation to the office or a branch of a foreign company, subsidiary company or maybe joint venture in India of such foreign company, so basically may make a remittance up to his net salary। मतलब क्या, ये जो लोग हैं, देखो आपको 2,50,000 की परमिशन है, लेकिन उसके बियॉन्ड जाना है तो आपको या तो कैटेगरी नंबर 1 में होना चाहिए, उसमें सिर्फ स्टडी, इमिग्रेशन और मेडिकल है। इसके अलावा जो लोग हैं पाकिस्तान वाले नहीं, अदर देन पाकिस्तान वाले जो फॉरेन स्टेट्स है, ठीक है। पहला जो एक्सेप्शन पहले वाले में जो था इधर नेपाल भूटान का था, अभी पाकिस्तान को भी हम बाहर निकाल रहे हैं। तो अदर देन पाकिस्तान जो बचे हुए फॉरेन स्टेट्स हैं, उसके जो सिटीजन है उनको, या फिर ऐसा बाहर का कोई ऑफिस है, ब्रांच है, बाहर की कोई कंपनी है जिसकी सब्सिडरी कंपनी, जॉइंट वेंचर इंडिया में है, वहां पर कोई बंदा डेप्यूट है, वहां पर कोई बंदा डेप्यूट है जो इंडिया का सिटीजन है, देन यू में अवेल द रेमिटेंस। तो आप ज्यादा, आपकी जो भी नेट सैलरी है उससे ज्यादा आप, मतलब उतना अमाउंट आप, भले ही वो यूएस डॉलर 2,50,000 को क्रॉस करे, फिर भी आप विड्रॉ कर सकते हो नेट सैलरी जितना। बट नेट सैलरी मतलब क्या, कि जो भी आपकी सैलरी है माइनस टैक्स, माइनस डिडक्शन, माइनस पीएफ करके जो नेट सैलरी आएगी उतना आपको रेमिटेंस मिल सकता है। बट प्रोवाइडेड आप अदर देन पाकिस्तान के सिटीजन, कोई दूसरे फॉरेन सिटीजन है, फॉरेन कंट्री के, और दूसरा आपने क्या किया है, या तो फिर आप इंडिया के सिटीजन है लेकिन बाहर की कोई कंपनी है जो इंडिया में है, होली ओन सब्सिडरी, मतलब सब्सिडरी कंपनी हो, जॉइंट वेंचर हो, उसमें आप काम कर रहे हो, देन यू विल गेट द एक्सेसिव अमाउंट। ये किसके लिए था? फॉर इंडिविजुअल्स। अब अदर देन इंडिविजुअल्स के लिए क्या लिखा है? फॉर अ फैसिलिटीज फॉर अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। क्या, कहाँ लगेगा? पहला, अदर देन इंडिविजुअल मतलब कोई बिजनेस, कॉर्पोरेट्स और ये सब के लिए, कंपनीज के लिए। अगर कोई कंपनी क्रिएट कर रही है चेयर्स मतलब आप बाहर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहां पर आप किसी बंदे को भेजते हो पढ़ने के लिए, तो वैसे उसको चेयर्स बोलते हैं। सो क्रिएशन ऑफ चेयर्स इन अ रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, या फिर कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हो आप जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट कर रहे हैं, एंड या तो फिर कंट्रीब्यूशन टू एनी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो कि आपके ही फील्ड में, ऑफ द डोनर कंपनी के फील्ड में। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है आईटी कंपनी है, बहुत बिग शॉट कंपनी है, और आईटी कंपनी का ही, आईटी के फील्ड में ही कोई तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिनको हम लोग डोनेशन दे रहे हैं। तो ये जो डोनेशन है, ये डोनेशन मैक्स टू मैक्स होना चाहिए 1% तक। अगर 1% ऑफ वॉट वो दिया हुआ है, अगर 1% तक है तो आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए, अगर उसको एक्सीड कर दिया तो आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। बट 1% ऑफ वॉट? 1% ऑफ
फॉरेन अर्निंग्स ड्यूरिंग 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो भी कंपनी बाहर पैसा भेज रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मोटा भाई भेज रहे हैं तो मोटा भाई का जो 3 साल का जो भी फॉरेन एक्सचेंज होगा 3 साल का पिछले, वो या फिर यूएस डॉलर 50 lakhs, ठीक है, यूएस डॉलर 50 lakhs, तो यूएस डॉलर 50 लाख या तो फिर 3 साल का जो भी उनका फॉरेन एक्सचेंज है, यहाँ पर एवरेज नहीं लिखा हुआ, फॉरेन एक्सचेंज लिखा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज जो भी अर्निंग है 3 साल का, सपोज मान लो 400 करोड़ है, 400 करोड़ या तो यूएस डॉलर 50 लाख, तो यूएस डॉलर में भी 400 करोड़ भी यूएस डॉलर की बात कर रही हूँ, तो 400 और 50 लाख कौन सा विच एवर इज लोअर जो होगा, तो 50 लाख लोअर है, तो 50 लाख यूएस डॉलर जो भी आएगा उसका 1% आप बिना आरबीआई के अप्रूवल का भेज सकते हो। लेकिन अगर उसके बियॉन्ड भेजना है आपको डोनेशन, तो आपको आरबीआई की परमिशन लगेगी। दूसरा, कमीशन और ट्रांजैक्शन टू द एजेंट अब्रॉड फॉर द सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट और द कमर्शियल फ्लैट। अगर आप कोई कमर्शियल फ्लैट या रेसिडेंशियल फ्लैट को बेचने के लिए किसी बंदे को, एजेंट को अपॉइंट करके उसको कमीशन देते हो तो चलेगा, लेकिन कितना दे सकते हो, यूएसडी 25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस। इनवर्ड रेमिटेंस मतलब मैंने 5 करोड़ का बेचा है फ्लैट, बाहर 5 करोड़ का बेचा है फ्लैट, तो 5 करोड़ का 5% जो भी आएगा, या तो फिर यूएसडी 25,000, इन दोनों में से विच एवर इज हायर जितना होगा उतना ही अलाउड है आपको, ठीक है, विच एवर इज हायर, इन दोनों में से विच एवर इज हायर इज अलाउड, तक आरबीआई की परमिशन की जरूरत नहीं, उसके बियॉन्ड गए तो आरबीआई की परमिशन लगेगी। रेमिटेंस ऑफ बाय एंटिटी इन इंडिया फॉर अ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, ये कई बार पूछा गया तो ध्यान रखना, प्री इनकॉर्पोरेशन कितना हुआ बाहर हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन इंडिया से अगर बाहर एज अ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस जाता है तो कितना अलाउड किया जाएगा, 5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट बॉट इन टू इंडिया। ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट का 5% बोल रहे हैं, मतलब इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट आया उसका 5%, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना हुआ उससे कोई लेना देना नहीं, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस का कितना एक्चुअल है हमें लेना देना नहीं है, लेकिन कितना कर सकते हैं, यूएस डॉलर 1 लाख या तो फिर जितना भी इंडिया में हम लोग इन्वेस्टमेंट लेकर आए उसका 5%, विच एवर इज हायर उतना आपको अलाउड है, उसके बियॉन्ड जाना है तो आरबीआई का परमिशन ले लो। लास्ट, रेमिटेंस देना है अगर आप कंसल्टेंसी सर्विसेज बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करोगे तो 1 करोड़ तक का अलाउ किया जाएगा यूएस डॉलर, एक्सीडिंग 1 करोड़ होगा तो आपको परमिशन लगेगी आरबीआई की। एंड अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अगर आप कोई अदर देन सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो आपको यूएस डॉलर 10 लाख तक का परमिशन है, बट ये सारा कहाँ होना चाहिए, प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, तब आपको आरबीआई की, मतलब ये सारे आपको आरबीआई की परमिशन कहाँ कहाँ लगेगी अदर देन इंडिविजुअल्स के लिए, उसके बारे में यहाँ पर लिखा था, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला डोनेशन है, फिर दूसरा फ्लैट से रिलेटेड है, फिर तीसरा प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस एंड देन लास्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब इनमें जो एग्जाम्शन की बात करी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्शन बहुत सिंपल, मतलब इससे सिंपल आपको कहीं नहीं मिलेगा एग्जाम्शन लिखा हुआ। क्या लिखा है, अगर आपको आरएफसी अकाउंट, मतलब बेसिकली एक रेसिडेंशियल जो रेसिडेंट होते हैं वो एक आरएफसी अकाउंट ओपन करते हैं इंडिया के साथ, ऐसा माना जाता है कि जैसे कोई बाहर, इंडिया के बाहर रहता है, ठीक है, अब होता यह है कि इंडिया के बाहर रहने वाला बंदा जब इंडिया के बाहर था तभी उसने कोई प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करी होगी या मे बी सैलरी उसने कमाई होगी। अब जब वो इंडिया में आएगा, ऑब्वियसली बात है ना, इंडिया में पैसा लेकर आएगा तो वो आरएफसी अकाउंट के थ्रू आता है, रेसिडेंशियल फॉरेन करेंसी अकाउंट बोलते हैं इसे, ठीक है। तो आरएफसी अकाउंट में अगर आपका पैसा है तो आप आरएफसी अकाउंट से ही बाहर खर्चा कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बाहर से ही कमाया हुआ बाहर ही खर्चा कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम्पशन है, आपको किसी के परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो बेसिकली अगर आपको रेमिटेंस है तो आपको ये ध्यान रखना है, आरएफसी अकाउंट से अगर आप करते हो तो फिर आपको अप्रूवल नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा, जब आप शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 लिस्ट वाला कोई खर्चा करते हो, प्रोहिबिशन वाला करना ही नहीं है, 2 एंड 3 वाला करना है। अगर 2 एंड 3 वाला करोगे और आरएफसी अकाउंट से करते हो तो आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं, ना गवर्नमेंट ना आरबीआई, आरएफसी से करो, 2 एंड 3 वाला करो आरएफसी से करोगे कोई दिक्कत नहीं, नो अप्रूवल रिक्वायर्ड। दूसरा, फॉर रेमिटेंस ऑफ ईएफसी, एक्सपोर्ट एक्सचेंज अर्निंग वाला जो अकाउंट होता है, मतलब बेसिकली जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो बाहर से पैसा अगर कमा रहे हैं तो उनको बाहर खर्चा करने की परमिशन दे दो एक्सपोर्टर्स को, तो इसलिए ईएफसी अकाउंट से अगर आप करते हो सेम आपकी रिक्वायरमेंट अगेन सेम है, नो अप्रूवल रिक्वायर्ड। नो अप्रूवल रिक्वायर्ड मतलब क्या, ये नो अप्रूवल रिक्वायर्ड सेम शेड्यूल 2-3 का खर्चा करो, ईएफसी अकाउंट से करो, कोई जरूरत नहीं अप्रूवल की। लेकिन ये ध्यान रखना, जब आप आरएफसी या ईईएफसी अकाउंट से खर्चा करते हो तो ये आपको करने के लिए अप्रूवल लगेगा। ये मतलब क्या कि पी एंड आई क्लब का अगर आपको शेड्यूल 2 के हिसाब से पी एंड आई क्लब की मेंबरशिप चाहिए तो आपको अप्रूवल लगेगा।
दूसरा, अगर शेड्यूल 3 के हिसाब से जो फ्लैट्स वाला था और प्री इनकॉर्पोरेशन वाला था, उसके लिए अगर आपको खर्चा करना है तो आपको अप्रूवल लगेगा। तो भले ही आप आरएफसी से करो, भले ही आप ईएफसी अकाउंट से करो, फर्क नहीं पड़ता। आप शेड्यूल 2-3 के हिसाब से कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्क तब नहीं पड़ता, मतलब अप्रूवल तब आपको लगेगा जब आप आरएफसी, भले ही आप आरएफसी से करो, ईएफसी से करो, लेकिन आप ये खर्चा कर रहे हो, ये 3 अगर खर्चे करते हो तो देन यू नीड अप्रूवल। इससे बेस्ट आपको एग्जाम्पशन कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। उसके अलावा फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, अगर आपको पूरी कंट्री को विजिट करना है, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड होगा तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इसके अलावा लास्ट है एलआरएस स्कीम में भी आपको एग्जाम्पशन मिलता है। एलआरएस मतलब क्या कि बेसिकली जो भी माइनर होता है, अगर उसका जो गार्डियन होगा, नेशनल गार्डियन, वो डिक्लेरेशन दे देगा एंड एलआरएस स्कीम के थ्रू अगर आप खर्चा करते हो तो आपको परमिशन है। बस ये ध्यान रखना कि जब भी आप कंसोलिडेशन करोगे तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगती है एंड ये जो कंसोलिडेशन होता है मतलब बेसिकली फैमिली मेंबर का मिलाकर एक ही अकाउंट टाइप्स होता है वो। तो ये जो कंसोलिडेशन होता है वो कैट के लिए नहीं, सिर्फ सीयूएटी के लिए एप्लीकेबल है, मतलब करंट के लिए आपको एलआरएस के थ्रू कंसोलिडेटेड एक ही अकाउंट होगा फैमिली का और उसी से खर्चा करते हो, कोई दिक्कत नहीं, अलाउड है। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, ये कुछ एग्जाम्पशंस थे। एग्जाम्पशंस में ये याद रखना, आरएफसी, ईईएफसी बहुत बार पूछा गया है। तो अदर देन ये जो हाउएवर वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत खतरनाक है, तो इसलिए ये आपको यहाँ पर ट्रिक हो सकते हैं। आरएफसी है, ईईएफसी है, शेड्यूल 2-3 है, अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड। प्रोवाइडेड पी&आई है शेड्यूल 2 के हिसाब से या शेड्यूल 3 के हिसाब से, फ्लैट वाला पॉइंट या तो प्री इनकॉर्पोरेशन वाला पॉइंट, एक्सपेंस वाला, तो अप्रूवल चाहिए, ये याद रखना। उसके बाद बात करेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 7। जो भी पहले शेड्यूल्स दिए थे वो सारे सेक्शन नंबर 5 के थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 6 जो कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में बात करता है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर ऑलवेज प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। तो इसमें भी शेड्यूल्स आएंगे लेकिन हम लोग उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो देखो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पर अगर आपको 6 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन आता है तो डेफिनेशन लिख देना, जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद आप ये लाइन लिख सकते हो, करंट एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आरबीआई के साथ अगर आप कंसल्टेशन मतलब सीजी के कंसल्टेशन से अगर आप कोई भी ये एनी क्लास ऑफ कैट करते हो इन्वॉल्विंग डेट इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई फॉरेक्स परमिसेबल लिमिट में करते हो या कोई कंडीशन को पूरा करके करते हो तो आपको परमिशंस लगती है, किसकी? आरबीआई की लगेगी। और आरबीआई यूजुअली जो परमिशंस है वो कंसल्टेशन विद सीजी करता है। अगर डेट इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो आज भी परमिशन आरबीआई के पास है। नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए जो परमिशंस है या जो भी प्रोविजंस लिखे जाते हैं वो सारे सीजी लिखता है। सो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट आरबीआई, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट सीजी। अब उसके अलावा प्रोवाइडेड दैट आरबीआई एंड सीजी शैल नॉट इम्पोज एनी रेस्ट्रिक्शन। बट अभी सबसे पहले देखो कैट में हमने देखा है जो भी है वो सारा प्रोहिबिटेड है। अब सबसे पहले एक्सट्रीम कैटेगरी देखते हैं, फिर उसके बाद परमिटेड कैटेगरी देखते हैं। एक्सट्रीम कैटेगरी मतलब क्या कि भाई ये अलाउड है, कैपिटल ट्रांजैक्शन होने के बावजूद भी अलाउड है,
दूसरी कैटेगरी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, तो ये पूरा प्रोहिबिटेड ही है। और तीसरी कैटेगरी मतलब जहां पर परमिशन लगेगी। तो पहली में ये कैटेगरी देख रहे हो कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है और किसी के परमिशन, कुछ प्रोहिबिशन नहीं है, एग्जम्पशन है पूरा, किसी के परमिशन नहीं चाहिए, आपको कंपलसरी पैसा मिलेगा, मतलब मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। कौन से सिचुएशन में? दो सिचुएशन। कहां पर? कि आरबीआई या सीजी कभी भी रेस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं कर सकती। दो सिचुएशन, वन इज अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन्स और दूसरा फॉर depreciation ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब क्या? एंड ऑल्सो नो रेस्ट्रिक्शंस जब आप लोन इंस्टॉलमेंट करते हो। सो बेसिकली अंडरस्टैंड ये दो मतलब क्या है, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन्स एंड दूसरा है डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन इज नथिंग बट कि कोई बाहर से आपने लोन लिया है, अभी लोन रीपे तो करना पड़ेगा। अगर आप लोन रीपे नहीं करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है। इसीलिए अगर आप लोग फॉरेन एक्सचेंज का लोन रीपे करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपकी लायबिलिटीज अल्टर हो रही है, तो दैट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो ऐसा कोई भी बैंक, आरबीआई, सीजी, कोई भी मनी एक्सचेंजर, ऑथोराइज पर्सन, कोई भी आपको फॉरेन एक्सचेंज जो है वो देने से कभी भी कोई रेस्ट्रिक्शंस आप नहीं लेकर आ सकता। क्यों? क्योंकि आपने बाहर से लोन लिया, आपको पे करना ही पड़ेगा। तो अगर आप लोन रीपे करने के लिए इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंट पे करने के लिए अगर आप कोई फॉरेन एक्सचेंज लेते हो, तो दूसरा अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ध्यान से मतलब समझो, थोड़ा ट्रिकी लगता है बच्चों को। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने एप्पल के शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है। एप्पल का जो शेयर का फेस वैल्यू था वो $10 था। 10 में से उन्होंने मुझसे $6 लिए हैं, अभी भी $4 देना बाकी है, ठीक है। तो अब $6 देते वक्त तो हाँ बोल दिया, अब $4 देते वक्त आरबीआई बोलती है हम पैसा नहीं देंगे, तो हमारा जो $6 है वो भी नुकसान हो जाएगा। तो ये अलाउड ही नहीं है, मतलब आरबीआई कभी रोक ही नहीं सकती आपको, सीजी रोक नहीं सकती आपको कभी भी फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने एप्पल में खर्चा मतलब शेयर्स बाय करे हैं, मुझे पैसे चाहिए कॉल मनी के लिए, तो चाहिए है, कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा भी एक दो जगह पर और एग्जाम्पशंस है जो मैं बता देती हूँ आपको, जो सेक्शन नंबर 6 में लिखे हुए हैं कि अगर ऐसा होता है कि कोई भी बंदा पीआरआई, होल्ड, ओन, ट्रांसफर, इन्वेस्ट द फॉरेन करेंसी सिक्योरिटी या फिर इन जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है, बट द सेम वाज हेल्ड, एक्वायर्ड, ओन्ड बाय सच पर्सन व्हेन ही वाज अ पीआरआई और इनहेरिटेड बाय पीआरआई, पीआरओआई। मतलब क्या, ध्यान से समझना। ये जो कैट वाला जो ट्रांजैक्शन है, इस पर एग्जाम्पशन कहाँ पर दिया हुआ है, ये जो एंड इंक्लूड्स अदर बोला था ना, वो सेक्शन 6 के हिसाब से वो इधर है सब कुछ, ध्यान से समझना। पहला तो एग्जाम्पशन जो भी आपका अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन है उसके लिए, दूसरा एग्जाम्पशन डायरेक्ट डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, तीसरा एग्जाम्पशन अगर कोई इंसान है जिसने बाहर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, या मतलब सपोज मान लो बाहर से कोई प्रॉपर्टी उसे इनहेरिट हुई है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जो पिताजी है वो बाहर रहते हैं, अज्यूम करना है, ये सिर्फ एग्जांपल हाइपोथेटिकल है, यूएसए में रहते हैं और उनकी वहां पर बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो अभी उनकी जो प्रॉपर्टी है वो मुझे मिलेगी, तो इनहेरिटेड जो प्रॉपर्टी होती है, तो मैं कोई भी प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, फॉरेन एक्सचेंज जो बाहर है, जो कि आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, बट वो मैं बीइंग इंडिया, बीइंग इन इंडिया, बीइंग अ पीआरआई, अगर मैं उसको होल्ड करती हूँ तो एक्चुअल में अलाउड नहीं था, लेकिन जस्ट बिकॉज वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है मेरी, दैट इज अलाउड। तो उसके लिए पूरा एग्जाम्पशन है, मैं बाहर से इंडिया में पैसा भी लेकर आ सकती हूँ, मैं इंडिया से बाहर पैसा भी भेज सकती हूँ, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, या तो फिर देखो इनहेरिटेड फ्रॉम पीआरओआई होनी चाहिए, या तो फिर जब मैं पीआरओआई थी तब मैंने कमानी चाहिए, मतलब जब मैं बाहर थी तब मैंने प्रॉपर्टी बनाई थी, अब मैं वो इंडिया में लेकर आ रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ना, मुझे तो परमिशन मिलनी चाहिए, तो इसीलिए उस पर भी कोई एग्जाम्पशन नहीं लगाया जाएगा। तो इसलिए याद रखना, या तो कोई प्रॉपर्टी है जब इनहेरिट हुई है पीआरओआई से, या तो फिर जब मैं पीआरओआई थी तब मैंने अगर कोई प्रॉपर्टी होल्ड करी थी, तो आज भी बीइंग अ पीआरआई मैं वो प्रॉपर्टी, मैं वो फॉरेन एक्सचेंज, मैं वो फॉरेन सिक्योरिटीज को होल्ड कर सकती हूँ, भले ही वो आउटसाइड इंडिया क्यों ना हो। एंड वाइस वर्सा, अगर कोई भी प्रॉपर्टी इन इंडिया है एंड वो प्रॉपर्टी इन इंडिया होकर वो बाहर वाले बंदे ने होल्ड करी है, तो अलाउड होगा, बस इनहेरिटेड होना चाहिए, या तो फिर जब वो पीआर आया था तब ली हुई होनी चाहिए, तो अलाउ किया जाएगा। तो उस पर कोई भी एग्जाम्पशन, मतलब उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आई होप सो यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट, परमिसिबल ट्रांजैक्शंस। अब देखो, पहले तो हमने ये देख लिया कि कहाँ पर रेस्ट्रिक्शन डाल ही नहीं सकता कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में। अब मैं ये बात कर रही हूँ कि कहाँ पर आपको परमिशन लेकर आप वो ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो इसके लिए दो शेड्यूल है, शेड्यूल 1 एंड 2। लेकिन ये 1 एंड 2 कैसे उन्होंने डिवाइड करे हैं, 1 है पीआरआई के लिए
टू है पीआरओआई के लिए। तो पहले हम पीआरआई देखेंगे, पीआरओआई को बस उसका रिवर्स कर देना। मतलब क्या, शेड्यूल 1 के हिसाब से कहां पर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करने की परमिशन आपको मिलती है। पहला, इन्वेस्टमेंट बाय पीआरआई इन फॉरेन सिक्योरिटीज। मुझे एप्पल में पैसा डालना है, आई कैन। पीआरआई इन्वेस्ट कर रहा है फॉरेन सिक्योरिटी में, परमिशन ले लो, बात खत्म। दूसरा दूसरा फॉरेन करेंसी लोन रेज्ड इन इंडिया बाय अब्रॉड। देखो ध्यान से समझना 2 मिनट के लिए, यहाँ पर परमिशन, अब आप बोलोगे परमिशन किसकी जरूरत है, अगर डेट इंस्ट्रूमेंट है तो आरबीआई, नॉन डेट है तो गवर्नमेंट। दूसरा, फॉरेन करेंसी लोन रेज्ड इन इंडिया और इन अब्रॉड। मतलब क्या, अगर ऐसा है फॉरेन करेंसी लोन है जो कि इंडिया में पीआरआई वाले बंदे ने इंडिया में फॉरेन करेंसी में इशू किया है, मतलब लोन लिया है, या फिर आउटसाइड इंडिया है लेकिन पीआरआई ने लोन लिया है, अगेन परमिशन लगेगी। दूसरा तीसरा, फॉरेन करेंसी लोन हो गया, लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। तो पहला पहला इन्वेस्टमेंट था, दूसरा लोन था। जो इन्वेस्टमेंट पीआरआई का था, आप देखोगे एग्जैक्ट अपोजिट पीआरओआई के लिए लिखा जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, फिर वो फॉरेन करेंसी सिक्योरिटीज में हो या किसी कैपिटल फर्म में हो, प्रोप्राइटरशिप में हो, चलेगा। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट सेम आ गया। दूसरा यहाँ पर मैंने बोला लोन वाला पॉइंट, ठीक है, लोन वाला पॉइंट यहाँ पर अभी पीआरओआई में नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद तीसरा, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। अगर पीआरआई ने आउटसाइड इंडिया कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी हो तो यहाँ पर जो बाहर वाला बंदा है उसने ट्रांसफर करी हो, यहाँ पर लोन या फिर जो भी ओडी है, ओवरड्राफ्ट आपको पता होगा, ओडी है फ्रॉम पीआरआई और टू पीआरआई, फ्रॉम एंड टू इधर भी सेम है, जो भी है पीआरआई एंड पीआरओ है, बस यहाँ पर लोन शब्द है, यहाँ पर डिपॉजिट शब्द है। उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपने कोई फॉरेन करेंसी को होल्ड किया है, अगेन यहाँ पर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला पॉइंट आ गया। मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया बाय जो भी पीआरआई है, अगेन यहाँ पर फॉरेन अकाउंट सेम आ गया। तो आपको बस रिवर्स करना है, जहां पर इन इंडिया लिखा है वहां पर आउटसाइड इंडिया, जहां पर आउटसाइड इंडिया लिखा है वहां पर इन इंडिया कर देना, एंड यहाँ पर पीआरआई लिखा है वहां पर पीआरओआई लिख देना, बस बात खत्म हो गई। उसके बाद गारंटी जो है वो गारंटी वाला पॉइंट सेम है, इन फेवर ऑफ पीआरओआई, तो यहाँ पर गारंटी इन फेवर ऑफ पीआरआई हो गया। इंश्योरेंस पॉलिसी इन फेवर ऑफ पीआरओआई, रेमिटेंस ऑफ इंडिया कैपिटल एसेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, तो देखो रेमिटेंस, डेरिवेटिव, गारंटी सब कुछ सेम है। तो ये जहां पर इस तरफ जो लिखा है उसका रिवर्स आपको बस करना है पीआरओआई के लिए। इस तरीके से आपको याद करने पड़ेंगे ये सारे जो भी ट्रांजैक्शंस है। एंड आखिरी क्या बचता है, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन। प्रोहिबिटेड मतलब क्या, ये भाई ये अलाउड ही नहीं है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कौन कौन से, सबसे पहला, नो पर्सन शैल अंडरटेक सेल ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम ऑथोराइज्ड पर्सन, एपी इज ऑथोराइज्ड पर्सन, फॉर एनी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन प्रोवाइडेड दैट, आप कोई रूल्स रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से फॉलो नहीं करते हो तो अलाउड ही नहीं। बेसिकली सब कुछ मैंने क्या लिखा, पहली लाइन में बोल दिया, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर ऑलवेज प्रोहिबिटेड, वही उन्होंने पहले लाइन में लिखा है। दूसरी बात, या तो बट अनलेस परमिटेड, परमिटेड में कहाँ पर परमिशन दी जाएगी, डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन, रेगुलेशंस में, या तो फिर आप यूएसडी 2,50,000 को एक्सीड नहीं कर रहे। ये ध्यान रखना 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, यूएस डॉलर इज पर फाइनेंशियल ईयर डिसाइडेड बाय आरबीआई। फर्दर प्रोवाइडेड, फर्दर नो पार्ट ऑफ फॉरेक्स यूएस डॉलर 2,50,000 drawn shall be used for remittance directly or indirectly to the countries notified as a non-cooperative countries or and territories by FATF from time to time and communicated by RBI। बेसिकली पाकिस्तान जैसी कंट्रीज या जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज है उनको आप 2,50,000 का भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करने की परमिशन नहीं दे सकते, बिकॉज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज है। सो इसीलिए ये जो भी टेरिटरीज है जो FATF ने बताए हैं, जो एक्शन टास्क फोर्स होते हैं वो उन्होंने बताया है, या तो फिर नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज है हम उनको 250 की परमिशन नहीं देंगे, अदरवाइज 250 की परमिशन है और फाइनेंशियल ईयर है, एक्ट रूल्स रेगुलेशन पूरा किया तो भी है। नेक्स्ट, दूसरा, इन्वेस्टमेंट बाय पीआरओआई, पीआरओआई ने इन्वेस्ट किया हुआ है ऐसे फर्म, कंपनी, बिजनेसेस में जो ये बिजनेस करते हो, अलाउड ही नहीं है। कौन से बिजनेस अलाउड नहीं है पीआरओआई को, चिट फंड पहला, दूसरा निधि कंपनी, तीसरा रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, फार्म हाउस वगैरह का, एंड लास्ट टीडीएस। टीडीएस इज ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स, मतलब बेसिकली प्रॉपर्टी होती है वो डेवलपमेंट में जाती है तो ट्रांसफर करते हैं, फिर उसको डेवलप करते हैं, फिर राइट्स ट्रांसफर करते हैं, मतलब राइट्स दिए जाते हैं। सो बेसिकली टीडीआर अलाउड नहीं है। सो निधि, चिटफंड, टीडीआर एंड रियल एस्टेट अलाउड नहीं है। तीसरा, पीआरआई नॉट अलाउड टू अंडरटेक एनी कैट with any of the person who is the citizen of, ये अलग ही
कोरिया वालों के साथ खुन्नस है हमारी। सिटीजन ऑफ या रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया, या कोई भी एंटिटी इनकॉर्पोरेट हुई हो जो कि कोरिया से कनेक्टेड है, मतलब कोरिया में इनकॉर्पोरेट हुई हो या कोरिया वाला बंदा हो, हम उनके साथ नहीं कर सकते कोई भी ट्रांजैक्शन, कैट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। एंड लास्ट, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन, और जो भी कोरिया वाला पॉइंट सेम कॉपी कर देना। देखो एनी पर्सन, मतलब यहाँ से कॉपी करना है, एनी पर्सन से कॉपी कर देना। एनी पर्सन जब तक सीजी अप्रूव नहीं करता। बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन आया था ये बहुत पहले आया था, वो आपको ये बोला गया था कि अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट है कोरिया की किसी कंपनी में, तो आपको सीधा उसको लिक्विडेट करना है, खत्म करना है, सेटल करके बाहर निकलना है, वो भी 180 डेज जब भी नोटिफाई हुआ था। 2017 के तकरीबन नोटिफिकेशन आया था, तो आज के लिए इतना कोरिया वाला पॉइंट रिलेवेंट नहीं है, नॉट एज सच, बट हाँ पॉइंट नंबर बी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ये नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और एफएटीएफ वाला पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोहिबिशन वाला एंड कोरिया वाला थोड़ा बहुत याद कर लेना। बस ये याद रखना, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कब लोग हो या कोई भी एंटिटी हो जो वहां पर है, तो सीजी के परमिशन के बिना आप नहीं कर सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन जब भी आया था उसके 180 डेज में आपको सारे जो भी आपके ट्रांजैक्शन थे उनको सबको क्लोज करना था, लिक्विडेट करना था, सेटल डाउन करना था। तो ये सारा क्या है, बेसिकली प्रोहिबिशन है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए। ये थोड़ा सा याद करने की मेहनत कर लेना। पहले इन्वेस्टमेंट है, फिर उसके बाद लोन है। लोन में 3 पॉइंट्स आते हैं। पहला तो लोन, आप यहाँ पर लोन ले रहे हो, यहाँ पर लोन जो है फ्रॉम पीआरआई एंड फ्रॉम टू पीआरआई ले रहे हो, ओडी या लोन जो भी ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका फॉरेन करेंसी का था, यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी था, मेंटेनेंस अकाउंट मेंटेनेंस था, गारंटी, इंश्योरेंस पॉलिसी सिमिलर है। इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिकली मैंने विजय माल्या के नाम से पॉलिसी के लिए पैसा दिया है, तो नॉट अलाउड। उसके अलावा रेमिटेंस, कैपिटल एसेट का, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये सारे परमिशन लेकर आप कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हो। ये ध्यान रखना, ये परमिसिबल है या ये पूरे प्रोहिबिटेड है। एंड परमिसिबल जो है वो शेड्यूल 1-2 है, 1 पीआरआई पीआरओ है शेड्यूल 2, एंड ये वाले पूरे एग्जम्प्टेड है। एग्जम्प्टेड वाले पर भी क्वेश्चन आते हैं कैपिटल में, तो ध्यान रखना। करंट पर तो एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड करके ही चलना, इसलिए करंट के लिए मैंने बहुत टाइम दिया एंड कैपिटल के थोड़ा सा कम टाइम दिया है। बट इसी के साथ आई होप सो आपका रिविजन बहुत अच्छे से हुआ होगा। दिस इज ऑल अबाउट फेमा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मेरे साथ साथ ही मैंने बहुत ट्राई किया कि आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाए, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग। मतलब आप जितना मेमोराइज कर सकते हो उतना ही आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो कॉन्सेप्चुअल मेमोराइजिंग आपको यहाँ पर करना है। पीआरआई पीआरओआई के लिए कॉन्सेप्चुअली अपने आप याद हो जाएगा। शेड्यूल्स पे थोड़ा मेहनत कर लेना, लिखना, एंड उसी के बाद आपको समझ जाएगा कि क्या आपने, मतलब एग्जाम में इसी पर ही क्वेश्चन आते हैं। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस। छोड़ के मत जाना, बच्चा छोड़ के जाता है, मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट छोड़ के जाता है जस्ट बिकॉज उसको नहीं याद होती ही चीज़ें। इसलिए ये मेहनत भी मैंने कर ली, मैंने जो लिखना है आपको वो भी मेहनत मैंने कर ली। तो अब आप बची हुई मेहनत आप कर लेना। इसी के साथ ये सेशन यहीं पर खत्म करेंगे, हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।